सिंटैक्स वाक्य विन्यास व्याकरण का वह हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि किसी वाक्य को व्याकरणिक रूप से सही बनाने के लिए शब्दों को किस क्रम में रखा जाना चाहिए। सरल शब्दों में ये वाक्यों की बनावट या नियमों का ढांचा है। 1. बुनियादी नियम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एसवीओ। अंग्रेजी भाषा का सबसे मुख्य नियम यही है। हिंदी में हम कर्ता कर्म क्रिया मैं आम खाता हूँ बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कर्ता क्रिया कर्म आई ईट अ मैंगो होता है। सब्जेक्ट वह जो कार्य करता है। वर्ब कार्य या स्थिति। ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य का फल पड़ता है। 2. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर्ता क्रिया तालमेल। सिंटैक्स का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि क्रिया वर्ब हमेशा कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। एकवचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल्स एकवचन क्रिया। ही प्लेज यहाँ एस जुड़ा है क्योंकि ही एकवचन है। बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल्स बहुवचन क्रिया। दे प्ले यहाँ एस नहीं है। 3. विशेष सिंटैक्स नियम स्पेशल सिंटैक्स रूल्स। यहाँ कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जहाँ अक्सर गलतियाँ होती हैं। एंड का प्रयोग जब दो संज्ञाएं एंड से जुड़ती हैं तो क्रिया बहुवचन प्लूरल होती है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अपवाद एक्सेप्शन अगर दो शब्द मिलकर एक ही विचार या वस्तु को दर्शाएं तो क्रिया एकवचन होगी। ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम ब्रेकफास्ट। बी आइदर और नाइदर नॉ। इनमें क्रिया हमेशा नजदीकी कर्ता के अनुसार लगती है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ स्टूडेंट्स बहुवचन है इसलिए वर लगा। आइदर द प्लेयर्स और द कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ कैप्टन एकवचन है इसलिए इज लगा। सी कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञा। जब समूह एक इकाई की तरह काम करे तो क्रिया एकवचन होती है। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन अगर जूरी के सदस्यों में मतभेद हो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। डी ईच और एवरी। इनके साथ हमेशा एकवचन क्रिया सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक। लड़कों में से प्रत्येक के पास किताब है। 4. विशेषणों और क्रिया विशेषणों का क्रम वर्ड ऑर्डर। सिंटैक्स हमें यह भी बताता है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। एडजेक्टिव हमेशा संज्ञा से पहले आता है। अ रेड कार। एडवर्ब क्रिया के बाद या सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच। ही रन्स फास्ट ही इज ऑलवेज लेट। 5. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम। यदि वाक्य में दो कर्म ऑब्जेक्ट्स हों एस प्लस वी प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु। आई गेव हिम अ बुक। S plus V plus direct object plus preposition plus indirect object. I gave a book to him. 6. Syntax की कुछ सामान्य गलतियां correction of sentences. गलत One of my friend is coming. सही One of my friends is coming. क्योंकि one of के बाद संज्ञा हमेशा बहुवचन होती है लेकिन क्रिया एकवचन। गलत He behaves as if he is a king. सही He behaves as if he were a king. काल्पनिक स्थितियों में हमेशा वह लगता है। अभ्यास प्रैक्टिस सही शब्द चुनें। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज गुड। 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। उत्तर इस विषयों के नाम दिखने में बहुवचन लगते हैं पर होते एकवचन हैं। इस बात एप्पल्स की नहीं उनकी क्वालिटी की हो रही है। इस एक निश्चित दूरी या रकम को एक इकाई माना जाता है। वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना सबसे बुनियादी कदम है। हर पूर्ण वाक्य के ये दो मुख्य भाग होते हैं। 1. सब्जेक्ट उद्देश्यकर्ता। एस सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसके बारे में बात की जा रही है या जो किसी कार्य को करता है। यह आमतौर पर एक संज्ञा नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन होता है। पहचानने का तरीका वाक्य की क्रिया वर्ब से पहले कौन हु या क्या व्हाट लगाकर प्रश्न पूछें। जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। उदाहरण टी द सन शाइन्स ब्राइटली। क्या चमकता है। उत्तर द सन। उदाहरण रैली इज प्लेइंग। कौन खेल रहा है। उत्तर राहुल। 2. प्रेडिकेट विधेय। पी प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। इसमें क्रिया वर्ब का होना अनिवार्य है। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या वह क्या है। पहचानने का तरीका वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बचा हुआ पूरा हिस्सा क्रिया सहित प्रेडिकेट कहलाता है। उदाहरण द सन शाइन्स ब्राइटली। यहाँ शाइन्स क्रिया है और ब्राइटली उसके बारे में विस्तार है। उदाहरण राहुल इज प्लेइंग। 3. उदाहरणों के माध्यम से समझें। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटा गया है।
Birds, subject, fly in the sky, predicate. My elder brother, subject, is a doctor, predicate. ध्यान दें, केवल brother नहीं, बल्कि my elder brother पूरा हिस्सा subject है क्योंकि यह पूरे कर्ता का विस्तार है. She, subject, loves to read books, predicate. The flowers in the garden, subject, smell sweet, predicate. 4. विशेष नियम, important rules. A. आदेशात्मक वाक्यों में, imperative sentences. ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है. उदाहरण, गो देयर, ओपनिंग पैरेंथेसिस, वहां जाओ. यहाँ प्रेडिकेट तो गो देयर है, लेकिन सब्जेक्ट यू तुम छिपा हुआ है. बी. वाक्य में स्थान पोजीशन. आमतौर पर सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में आता है, लेकिन कभी कभी जोर देने के लिए यह अंत में भी आ सकता है. उदाहरण, डाउन वेंट द टाइटैनिक. यहाँ द टाइटैनिक सब्जेक्ट है और डाउन वेंट प्रेडिकेट है. सी. प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ सब्जेक्ट अक्सर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. उदाहरण, आर एच वी यू एस कमिंग वी. यहाँ सब्जेक्ट यू है और आर कमिंग प्रेडिकेट का हिस्सा है. 5. अभ्यास, प्रैक्टिस. नीचे दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग पहचानें. द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. ओपन द विंडो. उत्तर, आंसर्स. सब्जेक्ट, द बार्किंग डॉग, predicate, seldom bites. Subject, New Delhi, predicate, is the capital of India. Subject, we, predicate, are learning English grammar. Subject, you, छिपा हुआ, predicate, open the window. अंग्रेजी व्याकरण में वाक्यों को दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, अर्थ मीनिंग के आधार पर और संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर. 1. अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग, फंक्शन. जब हम संवाद करते हैं तो हमारे बोलने का उद्देश्य अलग अलग होता है. इस आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं. ए. असर्टिव और डिक्लैरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य. ये वाक्य किसी तथ्य, घटना या विचार की जानकारी देते हैं. ये हमेशा फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं. इसके 2 भाग होते हैं. अफर्मेटिव, सकारात्मक, शी स्पीक्स इंग्लिश. नेगेटिव, नकारात्मक, एस, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश. बी. इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. इनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं. येस, नो क्वेश्चंस, आर यू हंग्री. WH क्वेश्चंस, वेयर डू यू लिव. सी. इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य. इन वाक्यों का प्रयोग आदेश, ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट या सलाह, एडवाइस देने के लिए किया जाता है. इनमें कर्ता यू अक्सर छिपा रहता है. ऑर्डर, शट द डोर. रिक्वेस्ट, Please help me. Advice, work hard for your exams. D. Exclamatory sentence, विस्मयबोधक वाक्य. ये अचानक उठने वाली भावनाओं जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य को व्यक्त करते हैं. इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. Example, what a beautiful day. Example, हरा, we won the match. E. Optative sentence, इच्छाबोधक वाक्य. ये वाक्य इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. Example, may God bless you. Example, long live the king. 2. संरचना के आधार पर, based on structure. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में कितने clauses, उपवाक्य हैं. A. Simple sentence, साधारण वाक्य. इसमें केवल एक independent clause, स्वतंत्र उपवाक्य होता है, यानी एक subject और एक verb. Example, the cat is sleeping. B. Compound sentence, संयुक्त वाक्य. इसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट और सो से जोड़ा जाता है. Example, I wanted to go for a walk, but it started raining. C. Complex sentence, मिश्रित वाक्य. इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज जो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता है. इन्हें बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है. Example, I will call you when I reach home. D. Compound complex sentence. ये सबसे जटिल संरचना है जिसमें कम से कम 2 स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं. Example, although I was tired, I finished my work, and then I went to sleep. 3. अभ्यास, प्रैक्टिस. पहचाने कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं. Please sit down. If it rains, the match will be cancelled. I went to the market, and I bought some fruits. How old are you? उत्तर, answers. Imperative, order, request. Complex, structure, assertive, meaning. Compound, structure. Interrogative, question. वाक्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए क्लॉजेस, उपवाक्य का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है.
केवल छोटे वाक्यों सिंपल सेंटेंसेस के बजाय अलग अलग संरचनाओं का उपयोग करने से आपकी भाषा में गहराई आती है। 1. उपवाक्य क्लॉज क्या है? एक क्लॉज शब्दों का वह समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज स्वतंत्र जो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देता है, जैसे आई लाइक लॉ। डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित जिसका अपना अर्थ तो होता है लेकिन वह पूरे अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, जैसे बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल। 2. क्लॉजेस का उपयोग करके विभिन्न संरचनाएं बनाना। ए. सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आप एक सीधा और स्पष्ट विचार व्यक्त करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट क्लॉज एग्जाम्पल द स्टूडेंट इज स्टडीइंग। बी. कॉम्पाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब आप दो समान महत्व के विचारों को जोड़ते हैं। इन्हें फैनबॉयज फॉर एंड नो बट और येट सो से जोड़ा जाता है। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज एग्जाम्पल द स्टूडेंट इज स्टडीइंग एंड हिज सिस्टर इज रीडिंग अ स्टोरी। सी. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज जब एक मुख्य विचार के साथ उसकी वजह समय या शर्त कंडीशन बतानी हो। इन्हें बिकॉज ऑल्दो इफ सिंस व्हेन जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज एग्जाम्पल द स्टूडेंट इज स्टडीइंग बिकॉज ही हैज एन एग्जाम टुमारो। 3. क्लॉजेस को जोड़ने के विशेष तरीके। अपनी लिखावट में विविधता वैरायटी लाने के लिए आप इन 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्यों डिपेंडेंट क्लॉजेस का प्रयोग कर सकते हैं। 1. एडवर्बियल क्लॉजेस क्रिया विशेषण उपवाक्य ये समय कारण शर्त या उद्देश्य बताते हैं। शर्त कंडीशन इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द LLB एग्जाम। समय टाइम आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच पटना। 2. एडजेक्टिव क्लॉजेस रिलेटिव क्लॉजेस विशेषण उपवाक्य ये किसी संज्ञा नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। इन्हें हु विच दैट हु से शुरू किया जाता है। एग्जाम्पल द बुक दैट आई बॉट येस्टरडे इज वेरी हेल्पफुल फॉर माई स्टडीज। एग्जाम्पल माई फ्रेंड हु इज एन एडवोकेट गेव मी दिस एडवाइस। 3. नाउन क्लॉजेस संज्ञा उपवाक्य ये पूरा उपवाक्य ही एक संज्ञा नाउन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल I know what you are thinking. Example, whatever you decide will be final. 4. वाक्यों में विविधता लाने के टिप्स फॉर वैरायटी। वाक्य की शुरुआत बदलें, हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करने के बजाय कभी कभी डिपेंडेंट क्लॉज से शुरुआत करें। साधारण I went to the library because I needed a book. विविधता Because I needed a book, I went to the library. सेमीकोलन का प्रयोग जब दो स्वतंत्र विचार आपस में गहरे जुड़े हों तो बिना कंजंक्शन के भी उन्हें जोड़ा जा सकता है। Example, law is a noble profession, it requires constant learning. अभ्यास प्रैक्टिस एक्सरसाइज नीचे दिए गए दो साधारण वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ें। He was tired. He continued to work. The weather is good. We will go for a walk. उत्तर sample answers. Although he was tired, he continued to work. Complex. If the weather is good, we will go for a walk. Complex. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा का सीधा नियम यह है, वाक्य का वर्ब क्रिया हमेशा उसके सब्जेक्ट कर्ता के नंबर एकवचन बहुवचन और पर्सन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अनुसार होना चाहिए। यदि कर्ता एकवचन सिंगुलर है तो क्रिया भी एकवचन होनी चाहिए। यदि कर्ता बहुवचन प्लूरल है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। 1. बुनियादी नियम द बेसिक रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब ही ईट्स वह खाता है। द डॉग बार्क्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब दे ईट वे खाते हैं। डॉग्स बार्क याद रखें, संज्ञा नाउन में एस लगाने से वह बहुवचन बनती है लेकिन क्रिया वर्ब में एस लगाने से वह एकवचन सिंगुलर बन जाती है। 2. महत्वपूर्ण और कठिन नियम एडवांस रूल्स ए एंड का नियम जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो क्रिया प्लूरल होती है। एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर कमिंग। अपवाद एक्सेप्शन यदि दोनों शब्द मिलकर एक ही व्यक्ति वस्तु या विचार को दर्शाएं तो क्रिया सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। एग्जाम्पल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बी आइदर और नाइदर नो का नियम जब दो सब्जेक्ट्स को और नो आइदर और नाइदर डॉट नो से जोड़ा जाता है तो क्रिया हमेशा नजदीकी वाले सब्जेक्ट बाद वाले के अनुसार लगती है। एग्जाम्पल नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट स्टूडेंट्स बहुवचन है। एग्जाम्पल नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्रेजेंट टीचर एकवचन है। सी कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे
टीम, कमिटी, फैमिली, जूरी के साथ आमतौर पर सिंगुलर वर्ब लगती है यदि वे एक इकाई के रूप में काम कर रहे हों। एग्जाम्पल, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। यदि समूह के सदस्यों में मतभेद हो या वे अलग अलग काम कर रहे हों तो प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। दी, ईच, एवरी, एवरीवन, समबडी। इन शब्दों को हमेशा सिंगुलर माना जाता है चाहे इनके बाद बहुवचन संज्ञा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ बुक। एग्जाम्पल, एवरीवन नोज द आंसर। ई, ए नंबर ऑफ, वी एस, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इक्वल्स प्लूरल वर्ब, इसका अर्थ कई होता है। एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इक्वल्स सिंगुलर वर्ब, ये एक निश्चित संख्या को दर्शाता है। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 53। विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस। दूरी, वजन और रकम, यदि ये एक निश्चित मात्रा या इकाई को दर्शाते हैं तो क्रिया सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। एग्जाम्पल, 500 रुपीज इज टू मच फॉर द स्पेन। वाक्य की शुरुआत दैट से होने पर क्रिया दैट के अनुसार नहीं बल्कि उसके बाद आने वाली संज्ञा के अनुसार लगती है। एग्जाम्पल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। एग्जाम्पल, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। 4. अभ्यास, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, सही क्रिया वर्ब चुनें। The players, as well as the captain, wants to win. Physics is my favorite subject. Neither of the two sisters is married. Gulliver's Travels were written by Swift. उत्तर, answers. Want जब as well as से जुड़ते हैं तो क्रिया पहले वाले सब्जेक्ट प्लेयर्स के अनुसार लगती है। इस विषयों के नाम हमेशा एकवचन होते हैं। Is neither of के साथ हमेशा एकवचन क्रिया लगती है। बस यह एक किताब का नाम है इसलिए एकवचन। ऑक्सिलरीज, सहायक क्रियाएं, वे क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया में वर्ब की सहायता करती हैं ताकि वाक्य का काल, टेंस, भाव, मूड या वाच्य वॉइस स्पष्ट हो सके। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल्स। 1. प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। ये कर्ता, सब्जेक्ट के वचन और काल, टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती हैं। बी, इज, एम, आ, विस, व, बिन, बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस बनाने में। एग्जाम्पल, she is studying law. Do, does, did, negative और interrogative वाक्य बनाने में। Example, do you understand this legal clause? Have, has, have, had perfect tense बनाने में। Example, I have finished my assignments. 2. Modal auxiliaries, मॉडल सहायक क्रियाएं। मॉडल्स विशेष शब्द हैं जो काम करने के तरीके, संभावना, अनुमति या आवश्यकता, नेसेसिटी को दर्शाते हैं। ये कभी भी कर्ता के अनुसार नहीं बदलते, जैसे कैन हमेशा कैन ही रहेगा, कैन्स नहीं। ए, अबिलिटी, क्षमता। कैन, वर्तमान की क्षमता। आई कैन आर्ग्यू दिस केस। कुड, भूतकाल की क्षमता। ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस एट एज 10। बी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, अनुमति और संभावना। में, औपचारिक अनुमति, फॉर्मल या अच्छी संभावना। एस्टरिस्क, में आई कम इन, सर। स्लैश, इट मे रेन टुडे, एस्टरिस्क। Might, बहुत कम संभावना, remote possibility. He might arrive late. Can, अनौपचारिक अनुमति, informal. Asterisk, can I use your pen? Asterisk. C, advice and duty, सलाह और कर्तव्य। Should, सामान्य सलाह। You should study every day. Ought to, नैतिक कर्तव्य, moral duty. We ought to respect our elders. Must, अनिवार्य सलाह या पक्का इरादा। You must wear a helmet. D, इंटेंशन एंड नेसेसिटी, इरादा और आवश्यकता। विल, शैल, भविष्य के इरादे। आई विल हेल्प यू। वुड, विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट या पुरानी आदत। एस्टरिस्क, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। एस्टरिस्क। 3. सेमी मॉडल्स, अर्ध मॉडल। ये कभी मॉडल्स की तरह काम करते हैं और कभी में वर्ब की तरह। नीड, आवश्यकता। यू नीड नॉट गो देयर। डरे, साहस। हाउ डेयर यू से दैट। यूज्ड टू, भूतकाल की आदत। I used to live in Patna. 4. महत्वपूर्ण नियम, गोल्डन रूल्स। V1 का प्रयोग, मॉडल्स के ठीक बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप V1 की आता है। करेक्ट, I can go. Incorrect, I can going, I can to go. No, SS, मॉडल्स के साथ कभी भी SS, ing या ed नहीं जुड़ता। Incorrect, he can't do it. Negative, मॉडल्स के साथ not सीधे जुड़ता है। Cannot, should not. 5. अभ्यास, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। सही मॉडल चुनें। It is cloudy, it underscore rain today, may, must. You underscore follow the traffic rules, should, must. Underscore you lend me some money, please. Will, could.
I_swim across the river when I was young. Can, could. उत्तर आंसर्स। मेक संभावना, मस्ट अनिवार्यता, कुड विनम्र निवेदन, कुड बीते समय की क्षमता। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये बताते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, काम करने वाले की या उस काम की। 1. मुख्य अंतर, द कॉर डिफरेंस। एक्टिव वॉइस, यहाँ सब्जेक्ट कर्ता सक्रिय होता है और काम करता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर। राम पत्र लिखता है। पैसिव वॉइस, यहाँ ऑब्जेक्ट कर्म को प्रधानता दी जाती है। काम किसके द्वारा किया गया, ये बाद में आता है। स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब इज एम आ विस व प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय राम। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। 2. पैसिव वॉइस बनाने के 5 सुनहरे नियम। स्थान परिवर्तन, एक्टिव वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दें। V3 का प्रयोग, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल ही लगता है, चाहे टेंस कोई भी हो। बाय का प्रयोग, नए ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था से पहले आमतौर पर बाय लगाया जाता है। प्रोनाउन में बदलाव, आई राइट पॉइंटिंग एरो मी, वी राइट पॉइंटिंग एरो अस, ही राइट पॉइंटिंग एरो हिम, शी राइट पॉइंटिंग एरो हर, दे राइट पॉइंटिंग एरो देम। हेल्पिंग वर्ब का चुनाव, ये टेंस के अनुसार बदलता है, नीचे विस्तार से देखें। 3. टेंस के अनुसार बदलाव, टेंस वाइज रूल्स। अ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इज एम आ प्लस V3। Active, he helps me. Passive, I am helped by him. Present continuous is am a plus being plus V3. Active, she is cooking food. Passive, food is being cooked by her. Present perfect has have plus been plus V3. Active, I have finished the work. Passive, the work has been finished by me. Be past tense, simple past was plus V3. Active, they played cricket. Passive, cricket was played by them. Past continuous, was plus being plus V3. Active, he was repairing the car. Passive, the car was being repaired by him. Past perfect, had plus been plus V3. Active, someone had stolen my pen. Passive, my pen had been stolen. यहाँ by someone लिखना जरूरी नहीं है। See future tense, simple future will be plus V3. Active, we will win the match. Passive, the match will be won by us. Future perfect will have been plus V3. Active, she will have sold the house. Passive, the house will have been sold by her. 4. विशेष वाक्य, special cases. आज्ञावाचक वाक्य, imperative sentences. नियम, let plus object plus be plus V3. Active, open the door. Passive, let the door be opened. Modals के साथ। नियम, modal plus be plus V3. Active, you must do it. Passive, it must be done by you. 5. पैसिव वॉइस का उपयोग कब करें? जब काम करने वाला अज्ञात अननोन हो। माई पॉकेट वॉज पिक्ड। जब काम करने वाले से ज़्यादा काम महत्वपूर्ण हो। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। कानूनी या वैज्ञानिक भाषा में। द विटनेस वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड। अभ्यास, प्रैक्टिस। इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलें। द पुलिस कॉट द थीफ। शी इज रीडिंग अ नॉवल। विल यू हेल्प मी? क्लोज द विंडो। उत्तर आंसर्स। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। A novel is being read by her. Will I be helped by you? Let the window be closed. Direct and indirect speech, जिसे नरेशन भी कहा जाता है, का अर्थ है किसी के द्वारा कही गई बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। इसे करने के 2 तरीके होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जब हम वक्ता स्पीकर के शब्दों को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों एग्जैक्टली बताते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड, आई एम बिजी। इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम वक्ता की बात का सारांश सब्सटेंस अपने शब्दों में बताते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए जाते हैं और दैट जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। 1. मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ नरेशन। एक डायरेक्ट स्पीच के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जैसे ही सेड। रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जैसे आई एम बिजी। 2. परिवर्तन के सामान्य नियम, जनरल रूल्स ऑफ चेंज। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो 3 प्रमुख बदलाव होते हैं। ए. प्रोनाउन में बदलाव, सन रूल। ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है। एस. सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई, वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ओ. ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। एन. नो चेंज, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे में कोई बदलाव नहीं होता। बी.
टेंस में बदलाव, योर फ्रेंड। इनडायरेक्ट, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। 2. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलें। यदि प्रश्न yes no वाला है is do can से शुरू तो if या whether का प्रयोग करें। यदि प्रश्न what शब्द what where why से शुरू है तो कोई कंजंक्शन न लगाएं, वही शब्द उपयोग करें। वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण स्टेटमेंट बना दें। डायरेक्ट, he said to me are you coming? Indirect, he asked me if I was coming। 3. Imperative sentences, आदेश प्रार्थना भाव के अनुसार ordered, requested, advised या suggested का प्रयोग करें। इन्वर्टेड कॉमर्स हटाकर to plus v 1 फुट लगाएं। डायरेक्ट, the teacher said sit down। Indirect, the teacher ordered to sit down। 4. अभ्यास प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इन वाक्यों को indirect speech में बदलें। She said, I have passed the exam। He said to her, what are you doing? My mother said to me, do not tell a lie। The teacher said, honesty is the best policy। उत्तर answers S। She said that she had passed the exam। He asked her what she was doing। What के बाद सब्जेक्ट आएगा। My mother advised me not to tell a lie। The teacher said that honesty is the best policy। सत्य बात है, इसलिए टेंस नहीं बदला। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें दो या दो से अधिक संज्ञाओं नाउन्स के बीच तुलना करनी हो। विशेषण एडजेक्टिव्स के 3 रूप होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, जब कोई तुलना नहीं होती, केवल विशेषता बताई जाती है। e.g. टॉल। कंपैरेटिव डिग्री, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना होती है। e.g. टॉलर। सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी को पूरे समूह में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। e.g. टॉलेस्ट। 1. पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, यदि वाक्य as या so as के रूप में है तो उसे कंपैरेटिव में बदलते समय than का प्रयोग करें। नियम, यदि पॉजिटिव वाक्य सकारात्मक अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव नकारात्मक नेगेटिव होगा और यदि पॉजिटिव नकारात्मक है तो कंपैरेटिव सकारात्मक होगा। पॉजिटिव, राम इज as tall as श्याम। राम उतना ही लंबा है जितना श्याम। कंपैरेटिव, श्याम इज नॉट taller than राम। श्याम राम से ज्यादा लंबा नहीं है। 2. सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। इसे समझने के लिए 2 स्थितियों को देखें। ए, स्थिति 1, जब द जोड़ सुपरलेटिव हो सिर्फ एक ही सर्वश्रेष्ठ है। सुपरलेटिव, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कंपैरेटिव, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। नियम, हायर देन प्लस एनी अदर। पॉजिटिव, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। नियम, नो अदर प्लस एज। बी, स्थिति 2, जब वन ऑफ द जोड़ सुपरलेटिव हो श्रेष्ठ लोगों में से एक। सुपरलेटिव, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। कंपैरेटिव, अशोका वॉज ग्रेटर दैन मेनी अदर या मोस्ट अदर किंग्स। पॉजिटिव, वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका। नियम, वेरी फ्यू प्लस एज। 3. डिग्री बदलने के कुछ विशेष नियम, स्पेलिंग रूल्स। एस्ट, छोटे शब्दों में और एस्ट जुड़ता है। फास्ट राइट पॉइंटिंग एरो फास्टर राइट पॉइंटिंग एरो फास्टेस्ट। मोस्ट, बड़े शब्दों जिनमें 2 से अधिक सिलेबल्स हों के साथ मो और मोस्ट लगता है। ब्यूटिफुल राइट पॉइंटिंग एरो मो ब्यूटिफुल राइट पॉइंटिंग एरो मोस्ट ब्यूटिफुल। इंटेलिजेंट राइट पॉइंटिंग एरो मो इंटेलिजेंट राइट पॉइंटिंग एरो मोस्ट इंटेलिजेंट। इरेग्युलर, कुछ शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं। गुड राइट पॉइंटिंग एरो बेटर राइट पॉइंटिंग एरो बेस्ट। बैड राइट पॉइंटिंग एरो वर्स राइट पॉइंटिंग एरो वर्स्ट। लिटिल राइट पॉइंटिंग एरो लेस राइट पॉइंटिंग एरो लीस्ट। 4. ध्यान रखने योग्य बातें, की पॉइंट्स। मीनिंग, डिग्री बदलने के बाद वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। दी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग करें। देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करें। 5. अभ्यास प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इन वाक्यों को कोष्ठक में दी गई डिग्री में बदलें। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ओपनिंग पैरेंथेसिस। पॉजिटिव, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। ओपनिंग पैरेंथेसिस। पॉजिटिव, very few cities in India are as big as Kolkata. Opening parenthesis. Superlative, no other student in the class is as clever as Ravi. Opening parenthesis. Comparative. Uttar answers. No other metal is as useful as iron. I am not so strong as he. Kolkata is one of the biggest cities in India. Ravi is cleverer than any other student in the class. Determiners वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा नाउन से पहले आकर उसे निर्धारित डिटर्मिन या स्पष्ट करते हैं। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का ही एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 1. आर्टिकल्स उपद।
आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट ए एन और डेफिनिट थे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एकवचन गणनीय संज्ञा के साथ आते हैं। एन का प्रयोग जब शब्द की शुरुआत वावल साउंड स्वर ध्वनि अ, आ, ई, उ, ए, ओ से हो। एग्जाम्पल्स, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आवर, यहाँ एच शांत है, ध्वनि ओ की है, एन MLA। अ का प्रयोग जब शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि से हो। एग्जाम्पल्स, अ बॉय, अ का, अ यूनिवर्सिटी, ध्वनि य की है, जो व्यंजन है, ए यूरोपियन। बी डेफिनिट आर्टिकल थे, इसका प्रयोग तब होता है जब हम किसी विशिष्ट स्पेसिफिक या पहले से परिचित व्यक्ति वस्तु की बात करते हैं। विशिष्टता के लिए, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, वह खास किताब जो तुम्हें चाहिए। नदियों, सागरों, पर्वतों के लिए, द गैंगर्स, द इंडियन ओशन, द हिमालयज। अद्वितीय यूनिक वस्तुओं के लिए, द सन, द मून, द अर्थ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, टी, द बेस्ट, द हाईएस्ट। पवित्र ग्रंथों और अखबारों के लिए, द गीता, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 2. जीरो आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल नहीं लगता। अक्सर हम गलती से आर्टिकल लगा देते हैं जहां जरूरत नहीं होती। निम्न स्थितियों में आर्टिकल न लगाएं। प्रॉपर नाउन्स, नाम से पहले, राम लिव्स इन बिहार, द राम या द बिहार नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाव से पहले, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। धातुओं, मेटल्स के सामान्य प्रयोग में, गोल्ड इज एक्सपेंसिव। भाषाओं और खेलों के नाम से पहले, आई स्पीक हिंदी, आई प्ले क्रिकेट। 3. अदर डिटर्मिनर्स, अन्य डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स के अलावा भी कई शब्द संज्ञा को निर्धारित करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, संकेतवाचक, दिस, दैट एकवचन, दीज, दोज, बहुवचन। पोजेसिव्स, अधिकारवाचक, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आ, देयर। क्वांटिफायर्स, मात्रावाचक, सम, एनी, सम सकारात्मक वाक्यों में, एनी नकारात्मक प्रश्नवाचक में। मच, मैनी, मच अगणनीय, अनकाउंटेबल के लिए, मैनी गणनीय, काउंटेबल के लिए। लिटिल, फ्यू, लिटिल मात्रा के लिए, फ्यू संख्या के लिए। 4. क्विक प्रैक्टिस, अभ्यास, सही आर्टिकल या डिटर्मिनर भरें। कॉपर इज अंडरस्कोर यूजफुल मेटल। ए एन, ही इज अंडरस्कोर ऑनेस्ट ऑफिसर। ए एन, अंडरस्कोर सन सेट्स इन द वेस्ट। ए थे, आई डोंट हैव अंडरस्कोर मनी इन माई पॉकेट। सम, एनी, आंसर्स, उत्तर। एक यूजफुल में य की ध्वनि है, एन ऑनेस्ट में ओ की ध्वनि है। दी अद्वितीय वस्तु, एनी नकारात्मक वाक्य। सरल शब्दों में डेमॉन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिफायर्स के नियमों को समझते हैं। 1. डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, संकेतवाचक। ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दूरी और संख्या पर निर्भर करते हैं। दिस, ये पास की एक चीज के लिए। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट, वह दूर की एक चीज के लिए। एग्जाम्पल, दैट स्टार इज वेरी ब्राइट, वह तारा बहुत चमकदार है। दीज, ये पास की एक से अधिक चीजों के लिए। एग्जाम्पल, दस एप्पल्स आर स्वीट, ये सेब मीठे हैं। दोज, वे दूर की एक से अधिक चीजों के लिए। एग्जाम्पल, दोस हिल्स आर ब्यूटिफुल, वे पहाड़ियां सुंदर हैं। 2. क्वांटिफायर्स, मात्रा और संख्या बताने वाले, ये बताते हैं कि कोई चीज कितनी है। मच vs मैनी। मच, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना न जा सके के लिए होता है। एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर डू यू नीड, कितना पानी। मैनी, इसका प्रयोग काउंटेबल, जिन्हें गिना जा सके के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्त। सम vs एनी। सम आमतौर पर अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्यों में आता है। एग्जाम्पल, आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। एनी, इसका प्रयोग नेगेटिव, नकारात्मक या इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी पेन। लिटिल vs फ्यू, ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसे ध्यान से समझें। लिटिल, थोड़ा, मात्रा के लिए। लिटिल, ना के बराबर, नकारात्मक अर्थ। अ लिटिल, थोड़ा सा, लेकिन काम चल जाएगा, सकारात्मक अर्थ। द लिटिल, जो भी थोड़ा बहुत बचा है, वह सब। एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा दूध है। फ्यू, कुछ, संख्या के लिए। फ्यू, ना के बराबर। अ फ्यू, कुछ, थोड़ी संख्या में। द फ्यू, जो भी थोड़े बहुत हैं, वे सब। एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन लॉ, मेरे पास कानून की कुछ किताबें हैं। 3. अभ्यास, क्विक चेक, इनमें से सही विकल्प चुनें।
He doesn't have underscore some any information about the case. How underscore much many days are left for your exam. I have underscore little few sugar left in the jar. Underscore those this buildings over there are very old. उत्तर any नकारात्मक वाक्य many दिनों को गिना जा सकता है. Little चीनी को गिना नहीं जा सकता मात्रा है. Those दूर की और बहुवचन चीज़ों के लिए. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे क्रियाएं होती हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट कर्ता के वचन नंबर पुरुष पर्सन या टेंस काल के बदलने पर अपना रूप नहीं बदलती. ये क्रियाएं वाक्य में मुख्य क्रिया में वर्ब का काम नहीं करती, बल्कि संज्ञा नाउन विशेषण एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण एडवर्ब की तरह काम करती हैं. सरल शब्दों में फाइनाइट वर्ब बदल जाती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वैसी ही रहती है. फाइनाइट ही वॉन्ट्स टू प्ले स्लैश दे वांट टू प्ले. वॉन्ट्स वांट बदल गया. नॉन फाइनाइट he wants to play slash they want to play. to play नहीं बदला. नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 प्रकार. 1. The infinitive infinitive. ये क्रिया का मूल रूप है जिसके पहले आमतौर पर to लगा होता है. ये वाक्य में संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह काम करता है. स्ट्रक्चर to plus v1. उदाहरण to err is human. गलती करना मानवीय है. यहाँ to संज्ञा सब्जेक्ट है. I love to read law books. मुझे कानून की किताबें पढ़ना पसंद है. बेयर इन्फिनेटिव कुछ क्रियाओं जैसे लेट मेक बिड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता. एग्जाम्पल लेट हिम गो न कि लेट हिम टू गो. टू द जेरेंड जेरेंड. जब क्रिया के V1 जोड़ इंग रूप का प्रयोग नाउन संज्ञा की तरह किया जाता है तो उसे जेरेंड कहते हैं. हिंदी में इसका अर्थ अक्सर ना ने नी पर खत्म होता है. स्ट्रक्चर V1 प्लस इंग. उदाहरण स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. आई लाइक स्विमिंग. मुझे तैरना पसंद है. इन्फिनेटिव वीज जेरेंड अक्सर दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. टू स्विम इज गुड इक्वल स्विमिंग इज गुड. 3. द पार्टिसिपल पार्टिसिपल. ये क्रिया का वह रूप है जो विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया दोनों का काम करता है. इसके 3 मुख्य रूप हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 जोड़िंग ये जारी रहने वाले कार्य को दर्शाता है. एग्जाम्पल आई सॉ अ रनिंग बस. मैंने एक चलती हुई बस देखी. यहाँ रनिंग बस की विशेषता बता रहा है. पास्ट पार्टिसिपल V3 ये पूर्ण हो चुके कार्य या स्थिति को दर्शाता है. एग्जाम्पल डोंट सिट ऑन अ ब्रोकन चेयर. टूटी हुई कुर्सी पर न बैठें. परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग जोड़ V3 जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू हो. एग्जाम्पल हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम. काम खत्म करने के बाद वह घर चला गया. जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर. चूंकि दोनों में V1 जोड़ इंग लगता है इसलिए उलझन हो सकती है. जेरेंड एक संज्ञा नाउन है. आई लाइक डांसिंग. क्या पसंद है. डांसिंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल एक विशेषण एडजेक्टिव है. लुक एट द डांसिंग डॉल. कैसी गुड़िया. नाचती हुई. अभ्यास प्रैक्टिस. पहचाने की रेखांकित शब्द इन्फिनेटिव जेरेंड या पार्टिसिपल है. आई वॉन्ट टू बिकम एन एडवोकेट. वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. द क्राइंग चाइल्ड वॉज हंग्री. Having failed once, he tried again. उत्तर आंसर्स. इन्फिनेटिव टू प्लस V1. जेरेंड नाउन की तरह काम कर रहा है. प्रेजेंट पार्टिसिपल चाइल्ड की विशेषता बता रहा है. परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3. इन्फिनेटिव क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में मुख्य क्रिया में वर्ब की तरह काम नहीं करता, बल्कि एक संज्ञा नाउन विशेषण एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण एडवर्ब की तरह काम करता है. इसका सबसे सामान्य रूप टू जोड़ V1 होता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट या काल टेंस के बदलने पर अपना रूप नहीं बदलता. 1. इन्फिनेटिव की संरचना स्ट्रक्चर. फुल इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब जैसे टू ईट टू रीड टू प्ले. बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के क्रिया का मूल रूप जैसे गो सिट लेट. कुछ विशेष क्रियाओं मेक लेट बिड के बाद इसका प्रयोग होता है. 2. इन्फिनेटिव का उपयोग यूजर्स. ए. संज्ञा नाउन के रूप में जब ये वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आता है. सब्जेक्ट के रूप में टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. ऑब्जेक्ट के रूप में आई लाइक टू स्विम. मुझे तैरना पसंद है. बी. विशेषण एडजेक्टिव के रूप में जब ये किसी संज्ञा नाउन की विशेषता बताता है. एग्जाम्पल आई हैव नो मनी टू गिव यू. मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं. यहाँ टू गिव पैसों मनी के बारे में बता रहा है. सी. क्रिया विशेषण एडवर्ब के रूप में जब ये किसी क्रिया का उद्देश्य पर्पस बताता है. एग्जाम्पल ही वेंट टू दिल्ली टू फिंड अ जॉब.
वह नौकरी ढूंढने के लिए दिल्ली गया। यहाँ टू फाइंड जाने का कारण बता रहा है। 3. बेयर इन्फिनिटिव बिना टू वाला इन्फिनिटिव। कुछ स्थितियों में हम टू का प्रयोग नहीं करते। मॉडल्स के बाद कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड। करेक्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, न कि आई कैन टू स्पीक। विशेष क्रियाओं के बाद लेट, मेक, सी, हियर, वॉच। करेक्ट, लेट हिम प्ले। करेक्ट, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। हैड बेटर, वुड रादर के बाद करेक्ट, यू हैड बेटर स्टे हियर। 4. इन्फिनिटिव का काल और वाच्य टेंस एंड वॉइस। इन्फिनिटिव केवल टू जोड़ V1 तक सीमित नहीं है, इसके अन्य रूप भी होते हैं। प्रेजेंट इन्फिनिटिव टू प्ले, टू बी प्लेड, पैसिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव प्लेड, टू हैव बीन प्लेड, पैसिव। एग्जाम्पल, ही क्लेम्स टू हैव मेट ए प्राइम मिनिस्टर। वह प्रधानमंत्री से मिलने का दावा करता है, काम पहले हो चुका है। 5. ध्यान रखने योग्य नियम रूल्स टू रिमेंबर। स्प्लिट इन्फिनिटिव से बचें, टू और वर्ब के बीच में कोई शब्द जैसे एडवर्ब न रखें। अवॉइड, टू क्विकली रन, बेटर, टू रन क्विकली। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग अक्सर होता है। एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू आर्ग्यू दिस केस। मुझे नहीं पता कि इस केस में बहस कैसे करनी है। अभ्यास, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यों में सही इन्फिनिटिव रूप भरें। इट इज ईजी अंडरस्कोर क्रिटिसाइज अदर्स। लेट हर अंडरस्कोर डू हर वर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स अंडरस्कोर रीड। दे डिसाइडेड अंडरस्कोर पोस्टपोन द मीटिंग। उत्तर आंसर्स टी। टू क्रिटिसाइज फुल इन्फिनिटिव। डू बेयर इन्फिनिटिव लेट के कारण। टू रीड एडजेक्टिव की तरह। टू पोस्टपोन ऑब्जेक्ट की तरह। जेरेंट जेरेंट क्रिया का वह रूप है जो इंग पर समाप्त होता है और वाक्य में एक नाउन संज्ञा की तरह काम करता है। चूंकि यह क्रिया वर्ब और संज्ञा नाउन दोनों के गुणों को मिलाता है, इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर अक्सर अंत में ना, ने, नी आता है। 1. जेरेंट की पहचान और बनावट। संरचना वर्ब प्लस इंग, जैसे वॉकिंग, रेडिंग, स्विमिंग। उदाहरण, स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ स्विमिंग दिखने में क्रिया लग रही है, लेकिन वाक्य में यह सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए ये जेरेंड है। 2. जेरेंड के उपयोग कॉमन यूजर्स। ए. वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। रीडिंग हेल्प्स यू गेन नॉलेज। पढ़ना ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ धूम्रपान वर्जित है। बी. क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। आई एंजॉय कुकिंग। मुझे खाना बनाना पसंद है। ही क्विट स्मोकिंग लास्ट ईयर। उसने पिछले साल धूम्रपान छोड़ दिया। सी. प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जब किसी प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ के बाद कोई क्रिया आती है तो वह हमेशा जेरेंड रूप में होती है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। शी इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। उसे तैरने से डर लगता है। डी. कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वॉट आई हेट मोस्ट इज चीटिंग। जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वह है धोखा देना। 3. जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर। दोनों ही V1 जोड़िंग होते हैं, इसलिए इनमें उलझन हो सकती है। बस ये याद रखें, जेरेंड इक्वल्स नाउन, इसका उपयोग क्या का उत्तर देने के लिए होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इक्वल्स एडजेक्टिव, ये किसी की विशेषता बताता है या काम जारी होना दिखाता है। जेरेंड, रनिंग इज माई हॉबी। यहाँ रनिंग एक गतिविधि नाम है। पार्टिसिपल, आई सॉ अ रनिंग डॉग। यहाँ रनिंग कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता दौड़ रहा है। 4. विशेष नियम रूल्स टू नोट। पॉजेसिव केस के साथ जेरेंड से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन आमतौर पर पॉजेसिव रूप माई, योर, हिज, रैम्स में होता है। करेक्ट, आई डोंट लाइक हिज कमिंग लेट। मुझे उसका देर से आना पसंद नहीं है। कुछ खास वर्ब्स जिनके बाद हमेशा जेरेंड आता है। अवॉइड, एंजॉय, फिनिश, सजेस्ट, माइंड, कीप, कंसिडर। एग्जाम्पल, प्लीज अवॉइड मेकिंग अ नॉइस। 5. अभ्यास, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नीचे दिए गए वाक्यों में जेरेंड को पहचानें। डांसिंग इज हर पैशन। दे आर टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई डोंट माइंड स्टेइंग हियर। स्टॉप टॉकिंग। उत्तर आंसर्स। डांसिंग सब्जेक्ट के रूप में। वेटिंग प्रेपोजिशन ऑफ के बाद। स्टेइंग ऑब्जेक्ट के रूप में। टॉकिंग ऑब्जेक्ट के रूप में। पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में वर्ब क्रिया और एडजेक्टिव विशेषण दोनों का काम करता है। चूंकि यह विशेषण की तरह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं।
1. प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing। ये किसी ऐसे कार्य को दर्शाता है जो अधूरा या जारी कंटिन्यूअस है। ये क्रिया में ing लगाने से बनता है। उपयोग विशेषण के रूप में ये किसी संज्ञा की स्थिति बताता है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। मैंने एक जलता हुआ घर देखा। एग्जाम्पल, डोंट वेक अ स्लीपिंग डॉग। सोते हुए कुत्ते को मत जगाओ। उपयोग दो कार्यों को जोड़ने के लिए जब दो काम एक साथ या एक के तुरंत बाद दूसरा हो। एग्जाम्पल, हियरिंग ए नॉइस द बॉय वोक अप। शोर सुनकर लड़का जाग गया। 2. पास्ट पार्टिसिपल V3। ये क्रिया का तीसरा रूप होता है और यह किसी ऐसे कार्य को दर्शाता है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये भी विशेषण का काम करता है। उपयोग विशेषण के रूप में। एग्जाम्पल, ही सोल्ड हिज यूज्ड कार। उसने अपनी पुरानी इस्तेमाल की हुई कार बेच दी। एग्जाम्पल, आई फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट। मुझे मेरा खोया हुआ वॉलेट मिल गया। उपयोग पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल, ही इज़ अ रिस्पेक्टेड लॉयर। वह एक सम्मानित वकील हैं। 3. परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। ये समय के अंतराल टाइम गैप को दर्शाता है। संरचना, हैविंग प्लस V3 एक्टिव, हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव। उपयोग, एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड मी होमवर्क आई वेंट टू प्ले। होमवर्क खत्म करने के बाद मैं खेलने गया। एग्जाम्पल, हैविंग बिन डिफीटेड द आर्मी रिट्रीटेड। हारने के बाद सेना पीछे हट गई। पार्टिसिपल के प्रयोग में होने वाली सामान्य गलती डैंगलिंग पार्टिसिपल। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। पार्टिसिपल का संबंध हमेशा वाक्य के मुख्य सब्जेक्ट से होना चाहिए। गलत, W. वेटिंग फॉर द बस अ ब्रिक फेल ऑन हिज हेड। इसका मतलब निकल रहा है कि ईंट बस का इंतजार कर रही थी। सही, वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर द बस अ ब्रिक फेल ऑन हिज हेड। अभ्यास प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यों में पार्टिसिपल के सही रूप को पहचानें। A rolling stone gathers no moss. The broken window was replaced. Having taken his lunch, he went to office. I heard someone knocking at the door. उत्तर आंसर्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल पत्थर की विशेषता लुढ़कता हुआ। पास्ट पार्टिसिपल खिड़की की स्थिति टूटी हुई। परफेक्ट पार्टिसिपल एक काम खत्म होने के बाद दूसरा। प्रेजेंट पार्टिसिपल दस्तक देने का काम जारी था। व्याकरण के बुनियादी नियमों को समझने के बाद अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बारी है। ये नियम आपकी भाषा को अधिक सटीक, प्रभावशाली और प्रोफेशनल, खासकर कानूनी ड्राफ्टिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख एडवांस कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। 1. अनवर्जन व्युत्क्रमण। सामान्यतः वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में, लेकिन अनवर्जन में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है ताकि वाक्य पर जोर एम्फेसिस दिया जा सके। नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ, जब वाक्य नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर से शुरू हो। नॉर्मल, I have never seen such a person. Inversion, never have I seen such a person. Normal, he had hardly reached when it rained. Inversion, hardly had he reached when it rained. Only, के साथ, only then, only in this way. Only then did I realize my mistake. 2. Subjunctive mood काल्पनिक स्थितियाँ। यह उन स्थितियों को दर्शाता है जो सच नहीं हैं, बल्कि काल्पनिक हैं, या कोई इच्छा, सुझाव या मांग हैं। अनरियल कंडीशंस, यहाँ सब्जेक्ट चाहे एकवचन सिंगुलर हो या बहुवचन हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, इफ आई वेरे अ किंग आई वुड हेल्प एवरीवन, न कि इफ आई वॉज। एग्जाम्पल, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। फॉर्मल सजेशंस, सजेस्ट, डिमांड, इंसिस्ट जैसी क्रियाओं के बाद शुड के बिना भी क्रिया का मूल रूप बेस फॉर्म लगता है। एग्जाम्पल, द कोर्ट डिमांडेड दैट द विटनेस बी प्रेजेंट, न कि इज प्रेजेंट या शुड बी। 3. कॉजल वर्ब्स प्रेरणार्थक क्रियाएं। जब कर्ता खुद काम न करके किसी और से काम करवाता है। मुख्य क्रियाएं, गेट, हैव, मेक। मेक मजबूर करना, प्रेरित करना। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1 एग्जाम्पल, आई मेड हिम राइट ए लेटर। मैंने उससे पत्र लिखवाया। गेट मनाना, काम करवाना। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 एग्जाम्पल, आई गॉट हिम टू राइट द लेटर। हैव जिम्मेदारी देना। Subject plus have plus person plus V1 example, I had the mechanic repair my car. 4. Parallelism, समानांतरता। एक ही वाक्य में जब कई विचार दिए जाएं, तो उन सब का व्याकरणिक ढांचा एक जैसा होना चाहिए। यह अच्छी राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। गलत, He likes swimming, hiking, and to read. सही, He likes swimming, hiking, and reading. तीनों ing रूप में। गलत, She is not only talented but also she is hardworking. सही, She is not only talented but also hardworking. 5.
एलिप्सिस लोप। वाक्य को संक्षिप्त और प्रभावी बनाने के लिए उन शब्दों को हटा देना जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो और जिनका अर्थ संदर्भ से स्पष्ट हो। एग्जाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर एंड शी बॉट सम मिल्क। लीगल एग्जाम्पल, द डिफेंडेंट में अपील एंड द डिफेंडेंट शैल डू सो विद इन 30 days। 6. Relative clauses, restrictive vs. Non-restrictive। Restrictive that ये जानकारी देना जरूरी है, इसके बिना वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। Example, the car that has no brakes is dangerous। सिर्फ वही कार खतरनाक है जिसके ब्रेक नहीं हैं। Non-restrictive which ये केवल अतिरिक्त जानकारी है, इसे हटाने से मुख्य अर्थ नहीं बदलता। इसे हमेशा कॉमर्स के बीच रखते हैं। Example, my car, which is red, is parked outside। मेरी कार बाहर खड़ी है और वैसे वह लाल रंग की है। अभ्यास चैलेंज। इन वाक्यों को व्याकरणिक रूप से सही करेक्ट करें। No sooner he had entered the room than the phone rang। If I was you, I would not accept this offer। I like to sing and dancing। She made me to cry। उत्तर आंसर्स। No sooner had he entered। Inversion rule। If I were you। Subjunctive mood। I like singing and dancing or are to sing and to dance। Parallelism। She made me cry। कॉजल वर्ब मेक के साथ ट नहीं लगता। कंडीशनल्स शर्तवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो ये बताते हैं कि यदि एक स्थिति कंडीशन सच होती है तो उसका परिणाम रिजल्ट क्या होगा। एक कंडीशनल वाक्य के दो भाग होते हैं, इफ क्लॉज जिसमें शर्त कंडीशन दी होती है, मे क्लॉज जिसमें उस शर्त का परिणाम रिजल्ट होता है। मुख्य रूप से कंडीशनल वाक्य चार प्रकार के होते हैं। 1. जीरो कंडीशनल यूनिवर्सल ट्रूथ्स। इसका प्रयोग उन स्थितियों के लिए किया जाता है जो हमेशा सच होती हैं, वैज्ञानिक तथ्य या सामान्य सत्य। स्ट्रक्चर, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। एग्जाम्पल, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघलती है। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। 2. फर्स्ट कंडीशनल रियल पॉसिबिलिटी। इसका प्रयोग भविष्य की उन स्थितियों के लिए किया जाता है जिनके होने की पूरी संभावना है। स्ट्रक्चर, if plus simple present will plus v1। एग्जाम्पल, if you study hard you will pass the exam। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। नोट, हिंदी में दोनों तरफ गा गी गे आता है, लेकिन अंग्रेजी में if वाले हिस्से में will कभी नहीं लगता। रॉन्ग, if you will study you will pass। 3. सेकंड कंडीशनल हाइपोथेटिकल इमेजिनरी। इसका प्रयोग उन स्थितियों के लिए किया जाता है जो वर्तमान में काल्पनिक हैं या जिनके होने की संभावना बहुत कम है। Structure, if plus simple past v2 would plus v1। Example, if I won the lottery I would buy a house। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं घर खरीदता। Rule for be verb, यहाँ was की जगह हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। Example, if I were you I would not go there। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ नहीं जाता। 4. थर्ड कंडीशनल regret past impossibility। इसका प्रयोग अतीत पास्ट की उन स्थितियों के लिए किया जाता है जो अब बदली नहीं जा सकती। यह अक्सर पछतावे रिग्रेट को दर्शाता है। स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट had plus v3 would have plus v3। एग्जाम्पल, इफ ही had driven carefully he would not have had an accident। अगर उसने सावधानी से गाड़ी चलाई होती तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मीनिंग, उसने सावधानी से गाड़ी नहीं चलाई और एक्सीडेंट हो गया। 5. मिक्स्ड कंडीशनल्स एडवांस। कभी कभी हम अतीत की शर्त का परिणाम वर्तमान में देखते हैं। स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड प्लस v1। एग्जाम्पल, इफ आई हैड टेकन द जॉब आई वुड बी रिच नाउ। अगर मैंने वह नौकरी ले ली होती तो आज मैं अमीर होता। महत्वपूर्ण नियम इंपॉर्टेंट सिंटैक्स रूल्स। कॉमा का प्रयोग, यदि वाक्य इफ से शुरू होता है तो बीच में कॉमा लगाएं। यदि इफ बीच में आता है तो कॉमा की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, if I see him, I will tell him। / I will tell him if I see him। unless का अर्थ होता है if not। इसके साथ अलग से not नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल, unless you work hard, you will fail। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। अभ्यास क्विक टेस्ट। सही क्रिया वर्ब का रूप भरें। If I be the prime minister, I would reduce taxes। If she call me, I will go to meet her। If they had invited us, we attend the party। Water boils if you heat it to 100 degrees Celsius। उत्तर आंसर्स। व सेकंड कंडीशनल काल्पनिक। कॉल्स फर्स्ट कंडीशनल संभावना। वुड हैव अटेंडेड थर्ड कंडीशनल अतीत का पछतावा। हीट जीरो कंडीशनल वैज्ञानिक सत्य।
क्वेश्चन टैग्स छोटे प्रश्न होते हैं जो किसी वाक्य स्टेटमेंट के अंत में लगाए जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी बात की पुष्टि कंफर्मेशन करना या ये जानना होता है कि सुनने वाला आपकी बात से सहमत है या नहीं। 1. मुख्य नियम गोल्डन रूल्स। क्वेश्चन टैग्स के दो सबसे बुनियादी नियम हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग, अगर वाक्य सकारात्मक है तो टैग नकारात्मक होगा। एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, आंट यू। नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग, अगर वाक्य नकारात्मक है तो टैग सकारात्मक होगा। एग्जाम्पल, ही इज नॉट कमिंग, इज ही। 2. बनावट स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और प्रोनाउन सर्वनाम से मिलकर बनता है। स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस अंट इफ नीडेड प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। नियम, टैग में हमेशा कंट्रैक्शंस संक्षिप्त रूप का प्रयोग होता है, जैसे isn't, aren't, don't, won't। 3. टेंस के अनुसार बदलाव। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आ, विस, व, हैज, हैव, कैन, विल दी गई है तो उसी का प्रयोग करें। लेकिन यदि नहीं दी गई है सिंपल प्रेजेंट पास्ट तो डू, डज या डिड का प्रयोग करें। सिंपल प्रेजेंट V1 योर लाइक टी, डोंट यू। सिंपल प्रेजेंट V1 प्लस एस एस शी सिंग्स वेल, डजंट शी। सिंपल पास्ट V2 दे वेंट देयर, डिड दे। मॉडल वर्ब्स, यू कैन ड्राइव, कांट यू। 4. कुछ विशेष और कठिन नियम स्पेशल केसेस। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, इसे ध्यान से देखें। आई एम का टैग, आई एम का नेगेटिव टैग आंट आई होता है, एम्ट आई नहीं होता। एग्जाम्पल, आई एम लेट, आंट आई। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आदेश निवेदन ऐसे वाक्यों के लिए आमतौर पर विल यू या वोंट यू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, विल यू। एग्जाम्पल, डोंट मेक अ नॉइस, विल यू। लेट्स सजेशंस, जब वाक्य लेट्स से शुरू हो तो टैग हमेशा शैल वी होता है। एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। नेगेटिव वर्ड्स, यदि वाक्य में हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, नेवर, बेली जैसे शब्द हों तो वाक्य को नकारात्मक माना जाता है और टैग सकारात्मक पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल, ही नेवर टेल्स अ लाई, डज ही। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नोबडी के लिए टैग में दे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज हैप्पी, वर्न्ट दे। यहाँ वॉज के बदले वर्न्ट लगा क्योंकि दे बहुवचन है। 5. अभ्यास प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही क्वेश्चन टैग लिखें। इट इज रेनिंग, अंडरस्कोर। यू हैवंट फिनिश्ड योर लंच, अंडरस्कोर। राम प्लेज फुटबॉल, अंडरस्कोर। आई एम राइट, अंडरस्कोर। देयर आर मेनी लॉयर्स इन द कोर्ट, अंडरस्कोर। उत्तर आंसर्स, इजंट इट, हैव यू, डजंट ही, आंट आई, आंट देयर। फ्रेजल वर्ब्स वे क्रियाएं हैं जो एक वर्ब क्रिया और एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब या दोनों के मिलने से बनती हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका अर्थ मूल क्रिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए, लुक इक्वल्स देखना, लुक आफ्टर इक्वल्स देखभाल करना अर्थ पूरी तरह बदल गया। 1. संरचना स्ट्रक्चर। फ्रेजल वर्ब इक्वल्स वर्ब प्लस पार्टिकल, प्रेपोजिशन, एडवर्ब। 2. सबसे महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स और उनके अर्थ। यहाँ कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं जो रोजमर्रा की बातचीत और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ए. ब्रिंग से संबंधित, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडमदर। ब्रिंग आउट, स्पष्ट करना या प्रकाशित करना। द लॉ स्कूल विल ब्रिंग आउट अ न्यू जर्नल। बी. कॉल से संबंधित, कॉल ऑफ, रद्द करना, कैंसिल। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द मीटिंग। कॉल ऑन, किसी से मिलने जाना। आई विल कॉल ऑन योर टुमारो। सी. गेट से संबंधित, गेट अलॉन्ग विथ, किसी के साथ अच्छे संबंध होना। I get along well with my colleagues. Get over, किसी बीमारी या दुख से उबरना। It took him a long time to get over the loss. D. Look से संबंधित, look for, खोजना। I am looking for my law notes. Look into, जांच करना, investigate. The police are looking into the matter. Look up to, सम्मान करना। I look up to my father. E. Put से संबंधित, put off, स्थगित करना, postpone. Never put off until tomorrow what you can do today. Put up with, सहन करना, tolerate. I cannot put up with this noise. 3. Phrasal verbs के प्रकार। 1. Transitive vs intransitive. Transitive, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। I am looking for my keys. Intransitive, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। The car broke down. 2. Separable vs inseparable. Separable, यहाँ ऑब्जेक्ट को वर्ब और पार्टिकल के बीच में रखा जा सकता है। Example, turn off the light. Slash, turn the light off. Inseparable,
इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, आई रैन इन टू हिम, आई रैन इम इन टू गलत होगा। 4. अभ्यास क्विक टेस्ट। सही विकल्प भरें। द मीटिंग वॉज अंडरस्कोर कॉल्ड ऑफ कॉल्ड ऑन ड्यू टू रेन। कैन यू अंडरस्कोर लुक अप लुक आफ्टर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी अंडरस्कोर गेट्स अप गेट्स अलॉन्ग अर्ली इन द मॉर्निंग। द लॉयर इज अंडरस्कोर लुकिंग इनटू लुकिंग फॉर द केस फाइल्स। उत्तर आंसर्स। कॉल्ड ऑफ रद्द करना, लुक अप किसी किताब में जानकारी ढूंढना, गेट्स अप जागना, लुकिंग इनटू जांच करना। फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे हैं, इसलिए इन्हें एक साथ रटने के बजाय धीरे धीरे वाक्यों में प्रयोग करके सीखना बेहतर होता है। पंक्चुएशन विराम चिन्ह का सही प्रयोग भाषा को स्पष्ट और समझने योग्य बनाता है। कानून के क्षेत्र लॉ में तो एक गलत कॉमा पूरे केस का अर्थ बदल सकता है। यहाँ मुख्य विराम चिन्हों के नियम दिए गए हैं। 1. फुल स्टॉप पीरियड। इसका प्रयोग साधारण असर्टिव और आज्ञावाचक इम्पेरेटिव वाक्यों के अंत में होता है। एग्जाम्पल, ही इज अ लॉयर एस्टरिस्क। इसका प्रयोग संक्षिप्त शब्दों अब्रीविएशंस के साथ भी होता है। BA, AL, BMCA। 2. कॉमा। ये वाक्य में सबसे कम समय के ठहराव शॉर्टेस्ट पॉज को दर्शाता है। शब्दों की सूची के लिए आई बॉट अ पेन एस्टरिस्क अ बुक एस्टरिस्क इन अ बैग। जोड़ने वाले शब्दों कंजंक्शंस से पहले आई वॉन्टेड टू गो एस्टरिस्क बट इट वॉज रेनिंग। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड एस्टरिस्क आई एम कमिंग। संबोधन के लिए राहुल एस्टरिस्क प्लीज सिट डाउन। 3. सेमीकोलन विंकिंग फेस। ये कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम समय के ठहराव को दर्शाता है। इसका प्रयोग तब होता है जब दो स्वतंत्र वाक्यों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिना किसी कंजंक्शन के जोड़ना हो। एग्जाम्पल, टू अस ह्यूमन टू फॉरगिव अस डिवाइन। एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी टायर्ड नेवरदलेस ही कंटिन्यूड वर्किंग। 4. कोलन स्माइली फेस। इसका प्रयोग किसी सूची लिस्ट या उदाहरण की शुरुआत करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यू नीड 3 थिंग्स टू सक्सीड एस्टरिस्क हार्ड वर्क पेशेंस एंड लक। इसका प्रयोग संवाद डायलॉग या उद्धरण कोटेशन पेश करने के लिए भी होता है। 5. क्वेश्चन मार्क। इसका प्रयोग केवल सीधे प्रश्नों डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंत में होता है। एग्जाम्पल, वेयर इज द कोर्ट एस्टरिस्क। ध्यान दें, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंत में यह नहीं लगता। ही आस्क्ड वेयर द कोर्ट वॉज। 6. एक्सक्लेमेशन मार्क। यह अचानक उठने वाली भावनाओं आश्चर्य खुशी या दुख को दर्शाता है। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल जजमेंट एस्टरिस्क। एग्जाम्पल, अलास एस्टरिस्क ही इज नो मोर। 7. अपॉस्ट्रफी। इसके दो मुख्य उपयोग हैं। अधिकार दिखाने के लिए पोजेशन, दिस इज राम्स का। बहुवचन में स्टूडेंट्स रूम यहाँ एस के बाद लगेगा। संक्षिप्त रूप कॉन्ट्रैक्शन, आई डोंट नो डू नॉट। 8. इन्वर्टेड कॉमर्स कोटेशन मार्क्स। इसका प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए होता है। एग्जाम्पल, द जज सेड द कोर्ट इज अजर्न्ड एस्टरिस्क। 9. हाइफन और डैश। हाइफन इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़कर एक बनाने के लिए होता है। एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉ वाइस एस्टरिस्क प्रेसिडेंट। डैश ये वाक्य के बीच में अचानक आए बदलाव या अतिरिक्त जानकारी के लिए होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज अ ग्रेट मैन एस्टरिस्क परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम। अभ्यास एक्सरसाइज। नीचे दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाएं। 8. राहुल सेड वेर आर यू गोइंग मोहन। सही उत्तर, राहुल सेड वेर आर यू गोइंग मोहन। व्याकरण ग्रामर की मजबूती के बाद आपकी भाषा में निखार वोकैब्युलरी शब्दावली से आता है। एक लॉ स्टूडेंट और डिजिटल क्रिएटर के नाते आपको शब्दों के चयन में विविधता लानी चाहिए। यहाँ शब्दावली बढ़ाने के कुछ प्रभावी तरीके और महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं। 1. शब्दों को श्रेणियों में बांटें कैटेगराइज। सिर्फ शब्दों को रटने के बजाय उन्हें उनके उपयोग के आधार पर सीखें। ए. सामान्य शब्दों के बेहतर विकल्प बेटर ऑल्टरनेटिव्स। अपनी बातचीत को बेसिक से एडवांस बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें। वेरी हैप्पी की जगह रिलेटेड या एक्सटैटिक बोलें। वेरी इंपॉर्टेंट की जगह क्रूशियल वाइटल या पिविटल का प्रयोग करें। वेरी स्मॉल की जगह मिनट माइन्यूट या मिनिस्क्यूल कहें। टू स्टार्ट की जगह कमेंट्स का प्रयोग करें। बी. शैक्षणिक और बौद्धिक शब्द एकेडमिक वोकैब्युलरी। ये शब्द आपके निबंधों एसेस और ड्राफ्टिंग में वजन पैदा करेंगे। एम्बिग्युअस जिसके एक से अधिक अर्थ हों अस्पष्ट। प्रैग्मैटिक व्यवहारिक प्रैक्टिकल अप्रोच। पैराडाइम एक प्रतिमान या उदाहरण अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न इडियोग्राफिक पीरियड।
Substantiate, साक्ष्यों के साथ सिद्ध करना, to provide evidence to support a claim. 2. Root words, मूल शब्द तकनीक. अगर आप एक मूल शब्द रूट सीख लेते हैं तो उससे जुड़े दर्जनों शब्द आसानी से समझ आ जाते हैं. रूट, बेने, अच्छा भला. बेनिफिट, लाभ. बेनेवलेंट, दयालु जो दूसरों का भला करे. बेनिफिशरी, जिसे लाभ मिले, लाभार्थी. रूट, मैल, बुरा खराब. मैलप्रैक्टिस, कदाचार गलत तरीका. मैलिस, दुर्भावना किसी का बुरा चाहना. मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण. रूट, जूट जड कानून न्याय. ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार. जुडिशियस, विवेकपूर्ण सोच समझकर किया गया. पर्जरी, अदालत में झूठ बोलना. 3. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, समानार्थी और विलोम. किसी भी नए शब्द को सीखते समय उसके विपरीत शब्द को भी साथ में सीखें. वर्ड, डिलिजेंट, मेहनती. सिनोनिम, इंडस्ट्रियस, असिजुअस. एंटोनिम, लेजी, इंडोलेंट. वर्ड, ऑथेंटिक, असली, प्रमाणित. सिनोनिम, जेन्युइन, वेरिटेबल. एंटोनिम, फेक, काउंटरफिट. 4. उपयोगी इडियम्स, मुहावरे. भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का सटीक प्रयोग करें. बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक कड़ी मेहनत करना, जैसे आप परीक्षाओं के लिए करते हैं. ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, दोधारी तलवार, ऐसी स्थिति जिसके फायदे और नुकसान दोनों हों. बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई. बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, सीधे मुद्दे पर न आना. 5. शब्दावली बढ़ाने के टिप्स. कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से सीखें. डिक्शनरी रटने के बजाय समाचार पत्र या कानून की किताबें पढ़ते समय जो शब्द नया लगे उसे नोट करें कि वह किस संदर्भ में उपयोग हुआ है. डेली 5. रोजाना केवल 5 नए शब्द सीखें और उन्हें उस दिन कम से कम 2 बार इस्तेमाल करें. यूज फ्लैश कार्ड्स, छोटे कार्ड्स पर एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखकर प्रैक्टिस करें. टेसॉरस का उपयोग, एक ही शब्द को बार बार दोहराने के बजाय टेसॉरस में उसके पर्यायवाची खोजें. अभ्यास, चैलेंज. क्या आप नीचे दिए गए शब्दों के सरल अर्थ बता सकते हैं? अनेविटेड, रेजिलियंट, मेटिक्युलस, संकेत, हिंट्स. जिसे टाला न जा सके, जैसे मृत्यु. जो मुश्किलों से हार न माने. जो हर छोटी चीज पर बहुत ध्यान देता हो. सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ लगभग एक समान होता है. अपनी शब्दावली में सुधार करने के लिए शब्दों के बेटर ऑल्टरनेटिव्स, बेहतर विकल्प जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बच सकें. यहाँ कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांटे गए सिनोनिम्स दिए गए हैं. 1. कॉमन वर्ड्स vs एडवांस ऑल्टरनेटिव्स. रोज़मर्रा की बातचीत में उपयोग होने वाले शब्दों को इन बेहतर शब्दों से बदलें. बिग, बड़ा. ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस, जाइगैंटिक. स्मॉल, छोटा. टाइनी, मिनट, मिनिस्क्यूल, माइक्रोस्कोपिक. हैप्पी, खुश. चीयरफुल, जॉयफुल, कॉन्टेंट, अलेटेड. सैड, दुखी. अनहैप्पी, ग्लूमी, मिजरेबल, सॉरोफुल. ब्यूटीफुल, सुंदर. गॉर्जियस, स्टनिंग, एस्थेटिक, एक्सक्विजिट. इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. एसेंशियल, वाइटल, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट. 2. प्रोफेशनल एंड एकेडमिक सिनोनिम्स. ये शब्द परीक्षाओं और निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग में बहुत काम आते हैं. चेंज, ऑल्टर, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म. हेल्प, असिस्ट, एड, फैसिलिटेट, सपोर्ट. स्टॉप, सीज, हॉल्ट, टर्मिनेट, डिसकंटिन्यू. स्टार्ट, कमेंस, इनिशिएट, एम्बार्क. एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, elucidate, elaborate. शो, डेमोन्स्ट्रेट, एग्जिबिट, इंडिकेट. 3. लीगल सिनोनिम्स, आपके LLB के लिए विशेष. कानूनी शब्दावली में शब्दों का सटीक होना बहुत ज़रूरी है. गिल्टी, दोषी. कल्पेबल, कन्विक्टेड. अबॉलिश, समाप्त करना. एब्रोगेट, annul, nullify. एविडेंस, प्रमाण. टेस्टिमनी, प्रूफ, सब्सटैंशिएशन. वैलिड, वैध. लेजिटिमेट, लॉफुल, बाइंडिंग. अग्रीमेंट, समझौता. कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, कवेनेंट. पार्डन, क्षमा. एमनेस्टी, रेमिशन. 4. सिनोनिम्स के प्रयोग में सावधानी. सभी पर्यायवाची शब्द हर जगह फिट नहीं बैठते. उदाहरण के लिए, ओल्ड और एंशिएंट दोनों का अर्थ पुराना है, लेकिन आप माय एंशिएंट फ्रेंड नहीं कह सकते. यहाँ माय ओल्ड फ्रेंड सही होगा. एरर और मिस्टेक दोनों का अर्थ गलती है, लेकिन मशीनी खराबी को एरर कहते हैं और मानवीय भूल को मिस्टेक. 5. याद रखने की तकनीक, क्विक प्रैक्टिस. किसी भी शब्द को उसके विपरीत एंटोनिम के साथ याद रखने से वह जल्दी याद होता है. डिलिजेंस, मेहनत, सिनोनिम्स, हार्ड वर्क, एसिड्यूटी. ऑब्स्टिकल, बाधा, सिनोनिम्स, बैरियर, हर्डल, इम्पेडिमेंट. फ्रैजाइल, नाजुक, सिनोनिम्स, डेलिकेट, ब्रेकेबल. अभ्यास, एक्सरसाइज. क्या आप इन शब्दों के लिए कोई एक सिनोनिम बता सकते हैं? रिच, एंग्री, हार्ड. उत्तर, सैंपल आंसर्स.
wealthy, affluent, furious, irritated, difficult, tough। सिनोनिम्स को गहराई से समझने के लिए केवल शब्दों का अर्थ जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके बीच के सूक्ष्म अंतर न्यूआंसेस को समझना ज़रूरी है। अंग्रेजी में कोई भी दो शब्द बिल्कुल 100% एक जैसे नहीं होते, उनका उपयोग संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और भावना टोन पर निर्भर करता है। यहाँ सिनोनिम्स के कुछ उन्नत एडवांस पहलू दिए गए हैं। 1. शब्दों का टोन, कॉनोटेशन। दो शब्दों का अर्थ एक ही हो सकता है, लेकिन एक सकारात्मक पॉजिटिव संदेश दे सकता है और दूसरा नकारात्मक नेगेटिव। स्लिम vs स्किनी, तारांकन दोनों का अर्थ पतला है। स्लिम एक तारीफ है, सकारात्मक। स्किनी का अर्थ है कुपोषित या बहुत ज्यादा दुबला, नकारात्मक। प्राउड vs एरोगेंट, प्राउड का अर्थ है गर्व महसूस करना, सकारात्मक। एरोगेंट का अर्थ है घमंडी होना, नकारात्मक। 2. संदर्भ के अनुसार चयन, कंटेक्चुअल सिनोनिम्स। कुछ शब्द केवल विशेष क्षेत्रों या स्थितियों में ही उपयोग किए जाते हैं। अकेला के लिए अलोन, शारीरिक रूप से अकेला होना, सिंपल स्टेट। लोनली, अकेलापन महसूस करना और दुखी होना, इमोशनल स्टेट। सॉलिटरी, शांति के लिए जानबूझकर अकेला रहना, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कानून में। देखना के लिए सी, सामान्य रूप से आंखों से देखना। वॉच, किसी चलती हुई चीज को ध्यान से देखना, जैसे वॉच अ मूवी। गेज, प्रशंसा या अचरज से एकटक देखना। ग्लेयर, गुस्से से घूरना। 3. औपचारिक बनाम अनौपचारिक, फॉर्मल वीज। इनफॉर्मल, एक लॉ स्टूडेंट के रूप में आपको औपचारिक शब्दों का चुनाव करना चाहिए। आस्क इनफॉर्मल, राइट पॉइंटिंग एरो, इंक्वायर फॉर्मल। चेक इनफॉर्मल, राइट पॉइंटिंग एरो, वेरीफाई फॉर्मल। गेट इनफॉर्मल, राइट पॉइंटिंग एरो, प्रोक्योर ऑब्टेन फॉर्मल। से नो इनफॉर्मल, राइट पॉइंटिंग एरो, रिजेक्ट डिक्लाइन फॉर्मल। गो इन इनफॉर्मल, राइट पॉइंटिंग एरो, एंटर फॉर्मल। 4. कानूनी शब्दों के पर्यायवाची, लीगल न्यूआंसेस। कानून में पर्यायवाची शब्दों का गलत चुनाव आपके तर्क को कमजोर कर सकता है। इंटेंट vs मोटिव। इंटेंट, वह मानसिक स्थिति जिसमें आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मोटिव, वह कारण जिसकी वजह से आपने वह काम किया। असॉल्ट vs बैटरी, तारांकन सामान्य भाषा में दोनों का अर्थ हमला है, लेकिन कानून टॉर्ट्स में असॉल्ट केवल डराना है और बैटरी शारीरिक रूप से छूना या चोट पहुंचाना है। 5. सिनोनिम्स खोजने का सही तरीका। टेसॉरस का उपयोग, एक अच्छी डिक्शनरी या ऑनलाइन टेसॉरस जैसे मेरियम वेबस्टर का उपयोग करें। कॉलोकेशंस देखें, ये देखें कि वह शब्द किन अन्य शब्दों के साथ फिट बैठता है। जैसे हैवी रेन होता है, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं, हालांकि हैवी और स्ट्रॉन्ग दोनों का अर्थ शक्तिशाली है। रीडिंग, जितना ज़्यादा आप कानून की किताबें या अखबार पढ़ेंगे, आपको शब्दों का सही प्लेसमेंट समझ आएगा। अभ्यास, सेल्फ टेस्ट। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा शब्द किस वाक्य में सही बैठेगा। एरर, मिस्टेक, देयर इज अ टेक्निकल अंडरस्कोर इन द सॉफ्टवेयर। मेकिंग ए अंडरस्कोर इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। हाउस, होम, दिस अंडरस्कोर इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। ए अंडरस्कोर इज वेयर द हार्ट इज। उत्तर, एरर तकनीकी, मिस्टेक मानवीय। हाउस ढांचा, होम भावना, परिवार। एंटोनिम्स विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टा होता है। अपनी शब्दावली को संतुलित करने के लिए केवल शब्दों के अर्थ जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके विरुद्धार्थक शब्दों को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1. एंटोनिम्स के मुख्य प्रकार। एंटोनिम्स को हम 3 श्रेणियों में समझ सकते हैं। ए. ग्रेडेड एंटोनिम्स, श्रेणीबद्ध। ये शब्द एक पैमाने स्केल पर विपरीत होते हैं। इनके बीच में भी कुछ स्थितियां हो सकती हैं। हॉट, गर्म, कोल्ड, ठंडा, बीच में वार्म या लुक वार्म हो सकता है। बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, बीच में मीडियम हो सकता है। बी. कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स, पूरक। इनमें कोई बीच की स्थिति नहीं होती। यदि एक सच है तो दूसरा निश्चित रूप से झूठ होगा। अलाइव, जीवित, लेफ्ट राइट एरो, डेड, मृत। एग्जिट, निकास, लेफ्ट राइट एरो, एंट्रेंस, प्रवेश। ट्रू, सत्य, लेफ्ट राइट एरो, फॉल्स, असत्य, सी। रिलेशनल एंटोनिम्स, संबंधपरक। ये शब्द एक दूसरे के संदर्भ में ही विपरीत अर्थ देते हैं। टीचर, शिक्षक, लेफ्ट राइट एरो, स्टूडेंट, छात्र। बाइक खरीदना, सेल बेचना। डॉक्टर, डॉक्टर, लेफ्ट राइट एरो, पेशेंट, मरीज। 2. प्रीफिक्सेस लगाकर एंटोनिम्स बनाना। अंग्रेजी में बहुत से शब्दों के आगे उपसर्ग प्रीफिक्स लगाकर उनका उल्टा अर्थ बनाया जाता है। अन, हैप्पी, लेफ्ट राइट एरो, अनहैप्पी। काइंड, लेफ्ट राइट एरो, अनकाइंड। In, direct left right arrow, indirect. Visible left right arrow, invisible. I am, possible left right arrow, impossible. Patient left right arrow, impatient. Dis, honest left right arrow, dishonest. Agree left right arrow, disagree. Me's,
Trust left right arrow mistrust, understand left right arrow misunderstand. Non-violent left right arrow non-violent, sense left right arrow nonsense. 3. Professional and advanced antonyms. ये शब्द आपकी भाषा को अधिक परिपक्व मैच्योर बनाते हैं. Optimistic आशावादी, left right arrow pessimistic निराशावादी A. Arrogant घमंडी, left right arrow humble विनम्र. Abundant प्रचुर, scarce दुर्लभ कम. Permanent स्थायी, left right arrow temporary अस्थायी. Diligent मेहनती, left right arrow idle lazy सुस्त. 4. Legal antonyms कानूनी विलोम शब्द. एक विधि छात्र के रूप में आपको इन शब्दों के सटीक विलोम पता होने चाहिए. Plaintiff वादी, left right arrow defendant प्रतिवादी. Convict दोषी ठहराना, acquit दोषमुक्त करना, बाइज्जत बरी करना. Valid वैध void शून्य अवैध. Cognizable संज्ञेय, left right arrow non cognizable असंज्ञेय, bailable जमानती, left right arrow non bailable गैर जमानती. Intention इरादा, left right arrow accident दुर्घटना. 5. अभ्यास क्विक एक्सरसाइज. क्या आप इन शब्दों के एंटोनिम्स बता सकते हैं? Ancient प्राचीन, Artificial कृत्रिम, Flexible लचीला. उत्तर आंसर्स. Modern आधुनिक, Natural प्राकृतिक, Rigid कठोर सख्त. एंटोनिम्स के बारे में कुछ और गहराइयाँ एडवांस न्यूआंसेस समझना आपकी शब्दावली को और भी सटीक बनाएगा. अक्सर हम सोचते हैं कि एक शब्द का एक ही उल्टा शब्द होता है, लेकिन संदर्भ कॉन्टेक्स्ट बदलने पर विलोम शब्द भी बदल जाते हैं. यहाँ एंटोनिम्स के कुछ सूक्ष्म पहलू दिए गए हैं. 1. कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एंटोनिम्स संदर्भ पर आधारित. एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग विलोम शब्द हो सकते हैं. इसे पॉलिसेमी के संदर्भ में देखा जाता है. सॉफ्ट अगर अर्थ मुलायम है जैसे तकिया, सॉफ्ट हार्ड अगर अर्थ धीमी आवाज है, सॉफ्ट लाउड अगर अर्थ नर्म स्वभाव है, सॉफ्ट स्ट्रिक्ट लाइट अगर अर्थ वजन में हल्का है, लाइट हैवी अगर अर्थ रोशनी है, लाइट डार्क फ्रेश सब्जियों के लिए, फ्रेश टेल बासी. हवा के लिए, फ्रेश लेफ्ट राइट एरो पोल्यूटेड. 2. कंट्रोनिम्स एक ही शब्द जो खुद का उल्टा हो. अंग्रेजी में कुछ ऐसे विचित्र शब्द हैं जिन्हें कॉन्ट्रोनिम्सा जेनस वर्ड्स कहा जाता है. इनका अर्थ वाक्य के प्रयोग के आधार पर अपना ही विलोम हो जाता है. क्लीव इसका अर्थ जुड़ना, टू स्टिक भी होता है और काटना अलग करना, टू स्प्लिट भी. सैंक्शन इसका अर्थ अनुमति देना, टू परमिट भी होता है और प्रतिबंध लगाना, टू पेनलाइज भी. डस्ट इसका अर्थ धूल झाड़ना साफ करना भी होता है और धूल छिड़कना भी. 3. बाइनरी vs नॉन बाइनरी एंटोनिम्स. ये समझना कानून के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है. बाइनरी डिग्री रहित यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता. जैसे लीगल लेफ्ट राइट एरो इलीगल. कोई चीज़ या तो कानूनी होगी या गैर कानूनी, थोड़ी कानूनी जैसी कोई स्थिति नहीं होती. नॉन बाइनरी डिग्री सहित यहाँ बीच की स्थितियाँ संभव हैं. जैसे रिच लेफ्ट राइट एरो पुअर. इनके बीच में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो सकता है. 4. विलोम शब्द बनाने के अन्य तरीके सफिक्सेस. सिर्फ शब्दों के आगे प्रीफिक्स जैसे अन, इन लगाने से ही विलोम नहीं बनते, कभी कभी अंत के शब्द सफिक्सेस बदलकर भी विलोम बनाए जाते हैं. फुल लेफ्ट राइट एरो लेस केयरफुल सावधान, लेफ्ट राइट एरो केयरलेस लापरवाह. होपफुल आशावान, लेफ्ट राइट एरो होपलेस निराश. हेल्पफुल मददगार, लेफ्ट राइट एरो हेल्पलेस असहाय. 5. लीगल एंटोनिम्स की बारीकियां. कानूनी भाषा में एंटोनिम्स का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. एक्विट vs कॉन्विक्ट. अदालत जब किसी को बेगुनाह मानती है तो वह एक्विट करती है और जब गुनहगार मानती है तो कॉन्विक्ट करती है. प्रिस्क्राइब vs प्रिस्क्राइब किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना, एंटोनिम अलाउ. प्रिस्क्राइब किसी चीज़ को करने का निर्देश देना. टैंजिबल vs अनटैंजिबल. टैंजिबल एसेट्स जिन्हें छुआ जा सके जैसे जमीन. अनटैंजिबल एसेट्स जिन्हें छुआ न जा सके जैसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क. अभ्यास सेल्फ रिफ्लेक्शन. नीचे दिए गए वाक्यों में शार्प का सही विलोम चुनें. This knife has a sharp edge. Antonym underscore. He has a sharp mind. Antonym underscore. There is a sharp turn ahead. Antonym underscore. उत्तर ब्लंट भोथरा, डल मंदबुद्धि, ग्रेजुअल स्लाइट हल्का मोड़. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक शब्द प्रतिस्थापन वह प्रक्रिया है जिसमें एक पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है. इससे भाषा अधिक प्रभावशाली, संक्षिप्त और सटीक बनती है. प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, एईडीओ और कानूनी लेखन के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है. 1.
महत्वपूर्ण श्रेणियों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ए, लोगों और उनके व्यक्तित्व से संबंधित पीपल एंड पर्सनालिटी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट, निराशावादी। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिज़ेंथ्रोप, मानवद्वेषी। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, philanthropist, परोपकारी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, omnipresent, सर्वव्यापी। वन हु नोज एवरीथिंग, omniscient, सर्वज्ञ। वन हु इज ऑल पावरफुल, omnipotent, सर्वशक्तिमान। बी, शासन और समाज से संबंधित, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। अ स्टेट वेयर नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स, anarchy, अराजकता। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, ऑटोक्रेसी, एकतंत्र। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, ओलिगार्की, अल्पतंत्र। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय द वेल्थी क्लास, प्लूटोक्रेसी, धनिकतंत्र। सी, अध्ययन और विज्ञान, फील्ड्स ऑफ स्टडी। द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिज्मैटिक्स, मुद्राशास्त्र। द स्टडी ऑफ द स्किन, डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान। द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक रूइंस, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। 2. कानूनी शब्दावली, लीगल वन वर्ड्स। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में ये आपके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, एफिडेविट, शपथ पत्र। अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन कोर्ट, प्लेंटिफ, वादी। अ पर्सन अगेंस्ट whom a case is filed, defendant, प्रतिवादी। To free someone from a criminal charge by a verdict of not guilty, acquit, दोषमुक्त करना। The practice of having more than one wife, husband at the same time, polygamy, बहुविवाह। Killing of one's own self, suicide। Killing of one's own father, patricide। Killing of one's own mother, matricide। Killing of a whole race or group of people, genocide, नरसंहार। 3. स्थान और समय, place and time। A place where birds are kept, aviary। A place where bees are kept, apiary। A place where government records are kept, archives, अभिलेखागार। Something that happens once in 2 years, biennial। Something that happens once in 100 years, centenary। 4. याद रखने की, रूट वर्ड तकनीक। यदि आप शब्दों के अंत में लगने वाले सफिक्स को समझ लें तो अर्थ निकालना आसान हो जाता है। साइड, इसका अर्थ है हत्या, जैसे होमिसाइड, इंसान की हत्या। क्रेसी, इसका अर्थ है शासन, जैसे थियोक्रेसी, धर्मगुरुओं का शासन। लेजी, इसका अर्थ है अध्ययन, जैसे बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन। प्रथम, इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो उस काम को करता है, जैसे आर्टिस्ट, कलाकार। अभ्यास, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। क्या आप इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द बता सकते हैं? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, कर्ज न चुका पाने वाला। हैंडरिटन मैटर ऑफ अ बुक, हाथ से लिखी गई पुस्तक की प्रति। समथिंग दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। उत्तर, आंसर्स। इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट, दिवालिया। मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को और गहराई से समझने के लिए हमें शब्दों के सफिक्सेस, प्रत्यय और उनके ओरिजिन, उत्पत्ति पर ध्यान देना चाहिए। जब आप एक रूट, जड़ पकड़ लेते हैं तो उससे जुड़े दर्जनों शब्द अपने आप याद हो जाते हैं। यहाँ कुछ उन्नत एडवांस्ड श्रेणियों के शब्द दिए गए हैं जो आपकी शब्दावली को और प्रोफेशनल बनाएंगे। 1. बिलीफ्स एंड इज़म्स, विचारधाराएं। समाज और धर्म के प्रति दृष्टिकोण बताने वाले शब्द। थियस्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। अथीस्ट, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। एग्नोस्टिक, जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित न हो, संशयवादी। स्टोइक, वह व्यक्ति जिसे सुख या दुख से कोई फर्क न पड़ता हो। ईगोटिस्ट, वो व्यक्ति जो हमेशा अपनी ही प्रशंसा करता हो। एल्ट्रुइस्ट, वह व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। 2. ग्रुप्स एंड कलेक्शंस, समूहों के नाम। विभिन्न समूहों के लिए विशिष्ट एक शब्द। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र। अ ग्रुप ऑफ कैटल और एलिफेंट्स, हर्ड। अ ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रेगेशन, धर्मसभा। अ ग्रुप ऑफ जूरर्स, जजेस, जूरी। 3. फियर एंड फोबिया, डर और फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है डर। इसके आगे शब्द जोड़कर अलग अलग डर बताए जाते हैं। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद या छोटी जगहों से डर। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। बिब्लियोफोबिया, किताबों से डर। जेनोफोबिया, विदेशी लोगों या अजनबियों से डर। 4. प्लेस एंड हैबिटेट्स, स्थान और आवास। अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ब्रूअरी। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऑर्चर्ड।
A place where leather is tanned, tannery. A place where ammunitions and weapons are kept, arsenal, shastragar. A place where dead bodies are kept for identification, morgue. 5. Professional word roots, professional root शब्द. A. फीले, प्रेम करने वाला. Bibliophile, जिसे किताबों से बहुत प्रेम हो. Philanthropist, मानव जाति से प्रेम करने वाला परोपकारी. B. Phobia, नफरत, डर. Misanthrope, इंसानों से नफरत करने वाला. Misogynist, महिलाओं से नफरत करने वाला. Misogamist, शादी से नफरत करने वाला. C. वरस, खाने वाला. Herbivorous, शाकाहारी. Carnivorous, मांसाहारी. Omnivorous, जो सब कुछ खाता हो. 6. कानून और प्रशासन, स्पेशल लीगल वन वर्ड्स. आपकी एग्जाम की पढ़ाई के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं. Incorrigible, जिसे सुधारा न जा सके, bad beyond reform. Inevitable, जिसे टाला न जा सके, unavoidable. Illegible, जिसे पढ़ा न जा सके, handwriting which cannot be read. Notorious, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, कुख्यात. Eminent, जो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित हो. अभ्यास, सेल्फ चैलेंज. इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द सोचें. One who can speak 2 languages. 2 भाषाएं बोलने वाला. One who looks at the dark side of life. निराशावादी. One who knows many languages. कई भाषाएं जानने वाला. उत्तर. Bilingual pessimist, polyglot, बहुभाषी. Idioms, मुहावरे, शब्दों का वह समूह होते हैं जिनका अर्थ उनमें इस्तेमाल किए गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है. ये भाषा को अधिक प्रभावशाली, स्वाभाविक और नेटिव, देशी जैसा बनाते हैं. यहाँ कुछ सबसे महत्वपूर्ण इडियम्स दिए गए हैं जो आपकी बातचीत, परीक्षाओं और लेखन में काम आएंगे. 1. मेहनत और सफलता, वर्क एंड सक्सेस. बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जागकर कड़ी मेहनत करना. एग्जाम्पल, एज एन LLB स्टूडेंट, यू ऑफन हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश योर केस स्टडीज. हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सटीक बात कहना या करना. एग्जाम्पल, द लॉयर हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज फाइनल आर्ग्यूमेंट. बीट अराउंड द बुश, मुद्दे की बात न करके घुमा फिराकर बात करना. एग्जाम्पल, डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एट द क्राइम सीन. कीप योर चिन अप, मुश्किल समय में भी हिम्मत न हारना और खुश रहना. 2. मुश्किल स्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस. अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना या तबीयत ठीक न होना. एग्जाम्पल, आई कैन नॉट अटेंड द लेक्चर टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, 2 बड़ी मुसीबतों के बीच फंसना, आगे कुआं पीछे खाए. एग्जाम्पल, ही वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी व्हेन ही हैड टू चूज बिटवीन हिज जॉब एंड हिज एथिक्स. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शुरुआत में जो बुरा लगे लेकिन अंत में उसका परिणाम अच्छा निकले. एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई फाउंड अ मच बेटर वन. कॉट रेड हैंडेड, अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना. 3. बातचीत और व्यवहार, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर. ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना, खासकर अजनबियों के बीच. एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग. वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम होने वाली घटना, ईद का चांद होना. एग्जाम्पल, सिंस ही मूव्ड टू पटना, वी ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून. पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम. एग्जाम्पल, फॉर एन MCA ग्रेजुएट, फिक्सिंग द सॉफ्टवेयर बग इज अ पीस ऑफ केक. CI2I, किसी बात पर पूरी तरह सहमत होना. 4. कानूनी संदर्भ में उपयोगी, लीगल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. एट आर्म्स लेंथ, किसी से उचित दूरी बनाकर रखना ताकि निष्पक्षता बनी रहे. एग्जाम्पल, इन बिजनेस, इट्स बेस्ट टू डील विद रिलेटिव्स एट आर्म्स लेंथ. बाय द बुक, नियमों का पूरी तरह पालन करना. एग्जाम्पल, द पुलिस ऑफिसर हैंडल द इन्वेस्टिगेशन बाय द बुक. थ्रू थिक एंड थिन, हर सुख दुख या परिस्थिति में साथ देना. टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर न छोड़ना, पूरी कोशिश करना. 5. इडियम्स को याद रखने की तकनीक. विजुअलाइज, कल्पना करें, मुहावरे के चित्र की कल्पना करें, जैसे पीस ऑफ केक के लिए एक केक का टुकड़ा. ये दिमाग में जल्दी बैठता है. कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, इन्हें अलग से रटने के बजाय वाक्यों में इस्तेमाल करें. ग्रुपिंग, मुहावरों को उनके भाव, खुशी, दुख, मेहनत के आधार पर समूहों में बांटकर याद करें. अभ्यास, एक्सरसाइज. नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ क्या है? टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग अ कोल्ड फिश. उत्तर, आंसर्स. बीती बात पर पछताना जिसका अब कुछ नहीं हो सकता. बहुत महंगा होना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत रूखा या भावनाहीन हो. अंग्रेजी में इडियम्स, मुहावरे केवल शब्दों का खेल नहीं हैं, बल्कि ये उस संस्कृति और इतिहास को भी दर्शाते हैं जहां से वे आए हैं. मुहावरों को गहराई से समझने के लिए उन्हें उनके उत्पत्ति, ओरिजिन और प्रयोग की शैली, यूसेज स्टाइल के आधार पर देखना चाहिए.
यहाँ मुहावरों के बारे में कुछ उन्नत एडवांस्ड जानकारियाँ दी गई हैं। 1. मुहावरों की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ इडियम्स। मुहावरों को उनके मुख्य विषय के आधार पर याद रखना आसान होता है। ए. शरीर के अंगों पर आधारित, बॉडी पार्ट्स। ऑल ईयर्स, बहुत ध्यान से सुनना। आई एम ऑल ईयर्स, प्लीज टेल मी द वर्डिक्ट। कोल्ड शोल्डर, किसी को नज़रअंदाज करना या रूखा व्यवहार करना। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना। ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं देना, खासकर किसी परफॉर्मेंस से पहले। बी. रंगों पर आधारित, कलर्स। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक और अप्रत्याशित रूप से। द नोटिस केम आउट ऑफ द ब्लू। ग्रीन विद एनवी, बहुत ज्यादा ईर्ष्या या जलन होना। इन द रेड, घाटे में होना, कर्ज में होना। व्हाइट लाई, एक छोटा और मासूम झूठ जो किसी का दिल न दुखाने के लिए बोला जाए। सी. जानवरों पर आधारित, एनिमल्स। द लायंस शेयर, किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा। द एल्डेस्ट ब्रदर गॉट द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। डार्क हॉर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्षमताओं के बारे में किसी को पता न हो लेकिन वह अचानक जीत जाए, छुपा रुस्तम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अनजाने में कोई राज खोल देना। 2. कानूनी और औपचारिक मुहावरे, फॉर लॉ एंड प्रोफेशनल लाइफ। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में ये मुहावरे आपके लेखन को और भी प्रोफेशनल बनाएंगे। स्टेटस क्वो, यथास्थिति, जैसी स्थिति है वैसी ही बनाए रखना। यूसेज, द कोर्ट ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेटस क्वो ऑन द डिस्प्यूटेड लैंड। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में ताकि कोई सबूत रहे। यूसेज, आई वॉन्ट दिस अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। द लास्ट स्ट्रॉ, मुसीबतों की श्रृंखला में वह आखिरी छोटी मुसीबत जिसके बाद सहनशक्ति खत्म हो जाए। रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपे हुए अर्थ को समझना जो साफ साफ न लिखा हो। यूसेज, अ गुड लॉयर ऑलवेज रीड्स बिटवीन द लाइन्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। 3. मुहावरों के प्रयोग में होने वाली गलतियां। मुहावरों का उपयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखें। फिक्स्ड स्ट्रक्चर, मुहावरों के शब्दों को बदला नहीं जा सकता। आप पीस ऑफ केक को पार्ट ऑफ केक नहीं कह सकते। ओवरयूज, अति प्रयोग, बहुत ज्यादा मुहावरों का प्रयोग भाषा को बचकाना या अनप्रोफेशनल बना सकता है। इनका प्रयोग केवल प्रभाव डालने के लिए सीमित मात्रा में करें। टेंस चेंज, मुहावरे की मुख्य क्रिया वर्ब को काल टेंस के अनुसार बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, ही हिट द नेल ऑन द हेड। पास्ट, ही इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। प्रेजेंट। 4. याद रखने की एटमोलॉजी, व्युत्पत्ति तकनीक। जब आप मुहावरे के पीछे की कहानी जानते हैं तो उसे भूलना मुश्किल होता है। बरी द हैचेट, पुरानी दुश्मनी भुला देना। यह मुहावरा अमेरिकी आदिवासियों से आया है जो शांति समझौता करते समय अपनी कुल्हाड़ी हैचेट को जमीन में गाड़ देते थे। टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना कर देना। ये प्रसिद्ध एडमिरल नेल्सन से जुड़ा है जिन्होंने युद्ध के दौरान जानबूझकर अपनी अंधी आंख पर दूरबीन रखकर पीछे हटने के संकेत को देखने से मना कर दिया था। अभ्यास, सेल्फ टेस्ट। इन मुहावरों का मतलब समझने की कोशिश करें। बैक टू स्क्वायर वन, क्राइंग वुल्फ, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। उत्तर, जहां से शुरू किया था वहीं वापस पहुंच जाना, काम का असफल होना। झूठी चेतावनी देना या बिना बात के मदद के लिए चिल्लाना। किसी बात पर पूरी तरह यकीन न करना क्योंकि वह बड़ा चढ़ाकर कही गई हो सकती है। हमने मुहावरों को भी विस्तार से देख लिया है। अब व्याकरण और शब्दावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। फ्रेजेस, वाक्यांश, शब्दों का वह समूह होते हैं जो मिलकर एक विशेष अर्थ देते हैं। अंग्रेजी में कई प्रकार के वाक्यांश होते हैं, लेकिन फ्रेजेस विथ फिगरेटिव मीनिंग्स, आलंकारिक अर्थ वाले वाक्यांश वे होते हैं जिनका अर्थ उनमें मौजूद शब्दों के शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। इन्हें मुख्य रूप से इडियम्स, प्रोवर्ब्स और कॉमन एक्सप्रेशंस के रूप में देखा जाता है। 1. कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस, सामान्य वाक्यांश। यहाँ कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो रोजमर्रा की बातचीत में बहुत उपयोग होते हैं। इन द लॉन्ग रन, अंततः या लंबे समय में। यूसेज, स्टडिंग लॉ माइट बी हार्ड नाउ बट इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। बाय ऑल मीन्स, निश्चित रूप से या बिल्कुल। यूसेज, बाय ऑल मीन्स यू शुड अप्लाई फॉर द BPSCAEDO एग्जाम। पॉइंट ब्लैंक, सीधे और साफ तौर पर, बिना घुमाए फिराए। यूसेज, द विटनेस रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। फेयर एंड स्क्वायर, पूरी ईमानदारी और नियमों के साथ। यूसेज, वी वॉन द केस फेयर एंड स्क्वायर। 2. फिगरेटिव फ्रेजेस, आलंकारिक वाक्यांश। इनका अर्थ गहरा होता है और ये भाषा में वजन पैदा करते हैं। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, किसी बड़ी समस्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा जो दिखाई दे रहा हो। Usage, this corruption case is just the tip of the iceberg, many more officials are involved. A bitter pill to swallow, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो। Usage, losing the election was a bitter pill to swallow for the candidate.
On the same page, किसी बात पर एक जैसा सोचना या सहमत होना. Usage. Before we go to court, the lawyer and the client must be on the same page. Spill the beans. कोई गुप्त जानकारी या राज उजागर कर देना. 3. Proverbs. लोकोक्तियाँ कहावतें. ये वाक्यांश जीवन के अनुभव और सच्चाई को दर्शाते हैं. Action speaks louder than words. कथनी से करनी बड़ी होती है, काम बोलता है. Every cloud has a silver lining. हर मुश्किल वक्त के पीछे कोई न कोई उम्मीद की किरण होती है. Better late than never. देर आए दुरुस्त आए. Don't judge a book by its cover. किसी के बाहरी रूप को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा न लगाएं. 4. कानून और पेशे में उपयोग होने वाले फ्रेजेस. एक लॉ छात्र और डिजिटल क्रिएटर के रूप में ये आपके काम आएंगे. In a nutshell, संक्षेप में जैसे वीडियो की इन्फो देना. Usage. In a nutshell, the new education policy focuses on skill development. With a grain of salt, किसी बात पर पूरी तरह यकीन न करना क्योंकि वह अतिरंजित हो सकती है. Back to the drawing board. किसी योजना के असफल होने पर फिर से शुरुआत से योजना बनाना. The ball is in your court. अब फैसला या अगली कार्रवाई आपके हाथ में है. 5. फ्रेजेस को समझने और उपयोग करने के टिप्स. Context is king. कभी भी वाक्यांश का शब्द दर शब्द अनुवाद न करें. ये देखें कि वह किस स्थिति में बोला जा रहा है. Avoid cliches. कुछ वाक्यांश बहुत पुराने और घिसे पिटे हो जाते हैं. अपनी राइटिंग और वीडियो स्क्रिप्ट में नए और प्रभावशाली वाक्यांशों का प्रयोग करें. लीगल प्रिसिजन. कानून में फ्रेजेस का अर्थ बहुत सटीक होता है. जैसे इन गुड फेथ, सद्भाव में का एक विशेष कानूनी महत्व है. अभ्यास. चैलेंज. क्या आप इन वाक्यांशों का अर्थ बता सकते हैं? To go the extra mile under lock and key. Read the riot act. उत्तर. उम्मीद से अधिक मेहनत करना या प्रयास करना. बहुत सुरक्षित तरीके से बंद या सुरक्षित रखना. किसी को कड़ी चेतावनी देना या डांटना. ये कानूनी इतिहास से आया शब्द है. In English grammar, a phrase is a group of words that work together as a unit but do not contain both a subject and a verb, which distinguishes them from clauses. When we talk about phrases with figurative meanings, we are usually referring to expressions where the collective meaning is different from the literal dictionary definition of the individual words. 1. Common types of phrases. A noun. Phrases. A noun plus its modifiers. The tall building a stack of law books. B. Verb phrases. The main verb and its helping verbs. Was studying has been investigating. C. Prepositional phrases. A phrase starting with a preposition. In the courtroom. Under the table. 2. Figurative phrases and expressions. These are the colorful parts of English where the words create a mental image to convey a deeper meaning. A needle in a haystack, something that is extremely difficult or impossible to find. Finding one specific document in these archives is like looking for a needle in a haystack. The elephant in the room, a major problem or controversial issue that is present but everyone is ignoring. We need to discuss the budget deficit. It's the elephant in the room. Cutting corners, doing something poorly or taking shortcuts to save time or money. The contractor was sued for cutting corners on the building's foundation. Stealing someone's thunder. Taking credit for someone else's work or ideas. Burying your head in the sand, ignoring a problem and hoping it will go away. 3. Professional and formal phrases. For your legal studies and professional communication, these phrases provide precision. In light of, considering a particular fact or situation. In light of the new evidence, the case was reopened. With respect to, concerning or regarding. I have a few questions with respect to the third clause of the contract. On behalf of, as a representative of someone else. I am writing this letter on behalf of my client. In accordance with, following a rule, law, or request. The documents were filed in accordance with the court's instructions. 4. Phrasal verbs, a special category of phrases. As we discussed earlier, these are phrases where a verb plus preposition creates a new meaning. Set aside, to annul or overturn a legal decision. Abide by, to accept and follow a rule or decision. Carry out, to perform or complete a task. 5. How to master English phrases. Read in context, don't just learn a list, see how they are used in news articles or legal judgments. Avoid literal translation, never try to translate a figurative phrase word for word into another language, it will usually lose its meaning. Note the prepositions. In English, changing a small word like in, to, on, can change a phrase's meaning entirely, e.g., in time vs. on time. A prefix is a letter or a group of letters added to the beginning of a word, the root word, to change its meaning. Understanding prefixes is one of the most effective ways to expand your English vocabulary because one prefix can help you understand dozens of different words. 1.
Common negative prefixes, meaning not or opposite. These are used to create antonyms, opposites. Un, the most common. Examples: unhappy, unusual, unfair, unknown. In, I am, I are, ill. In, indirect, invisible, incomplete. I am, used before words starting with m or p, impossible, immoral, impatient. I are, used before words starting with r, irregular, irresponsible, irrelevant. Ill, used before words starting with l, illegal, illogical, illegible. Dis, examples: disagree, dishonest, disappear, disconnect. Non, examples: nonsense, non-fiction, non-profit, non-violence. 2. Prefixes of time and order. Pre, before, examples: preview, prepaid, prehistoric, precaution. Post, after, examples: postpone, postgraduate, postwar, postscript, PS. For, before, front, examples: forecast, forehead, forefather. Re, again, examples: redo, rewrite, reappear, recycle. 3. Prefixes of amount and size. Mono, 1, monologue, monopoly, monorail. Bi, 2, bicycle, bilingual, biannual. Tri, 3, triangle, tripod, tricolor. Multi, many, multinational, multipurpose, multimedia. Micro, small, microscope, microchip, microwave. Macro, large, macroeconomics, macrostructure. 4. Prefixes of location and attitude. Sub, under, below, examples: subway, submarine, subtitle, substandard. Inter, between, among, examples: international, interact, interview, interstate. Anti, against, examples: antisocial, antibiotic, anti-war, antifreeze. Trans, across, examples: transport, transfer, translate, transatlantic. Mis, wrongly, badly, examples: mistake, misunderstand, mislead, misbehave. 5. Important rules for using prefixes. Spelling: generally, adding a prefix does not change the spelling of the root word. Example: mis plus spell equals must spell, keep both s letters. Example: un plus necessary equals unnecessary. Hyphens: we often use a hyphen when the prefix is added to a proper noun, e.g., un-American, pro-India, or to avoid confusion, e.g., recover versus recover. Meaning change: a prefix can completely change the grammatical category or tone. For example, able, adjective, becomes unable, verb, with the prefix n. Practice exercise. Identify the prefix and the root word in the following. Overworked, semicircle, autobiography, co-operatenses. Over, too much, plus worked. Semi, half, plus circle. Auto, self, plus biography. Co, together, plus operate. A suffix is a letter or a group of letters added to the end of a word to change its meaning or, more commonly, its grammatical function, part of speech. While prefixes usually change the meaning of a word, suffixes often change a word from a verb to a noun, or an adjective to an adverb. 1. Noun suffixes, creating nouns. These suffixes turn verbs or adjectives into nouns, often indicating a state, quality, or a person who performs an action. Or a person who does something, examples: teacher, actor, lawyer, investigator. Tien, sign, state or act of, examples: education, decision, information, admission. Meant, action or process, examples: agreement, government, enjoyment, judgment. Ness, state or quality, used with adjectives, examples: happiness, kindness, weakness, darkness. Iti, tie, condition or quality, examples: activity, quality, legality, clarity. Ship, position or status, examples: friendship, ownership, citizenship, internship. 2. Adjective suffixes, creating adjectives. These turn nouns or verbs into words that describe something. Full, full of, examples: careful, hopeful, beautiful, useful. Less, without, examples: careless, hopeless, fearless, useless. Able, able, capable of being, examples: readable, flexible, acceptable, credible. Us, having the quality of, examples: dangerous, famous, religious, continuous. Ish, having the character of, approximate, examples: childish, selfish, readish, sevenish. Al, relating to, examples: legal, criminal, logical, digital. 3. Verb suffixes, creating verbs. These turn nouns or adjectives into actions. Eyes, to make or become, examples: realize, organize, modernize, summarize. Ify, to make or cause, examples:
justify, clarify, identify, modify. N, to become or cause to be. Examples: shorten, brighten, strengthen, weaken. 4. Adverb suffixes, creating adverbs. These describe how an action is performed. Lie, in a specific manner. Examples: quickly, slowly, happily, legally. Wise, in the direction or manner of. Examples: clockwise, otherwise, lengthwise. 5. Important spelling rules for suffixes. The silent e rule: if a word ends in a silent e, drop the e before adding a suffix that starts with a vowel. Example: hope plus ing equals hoping, but hope plus full equals hopeful. The y, t, I rule: if a word ends in a consonant plus y, change the y, t, I before adding most suffixes. Example: happy plus ness equals happiness. Example: rely plus able equals reliable. Doubling the consonant: for short words ending in a single vowel plus consonant, double the final consonant before a suffix starting with a vowel. Example: run plus a equals runner. Example: plan plus ing equals planning. Practice exercise. Identify the suffix in the base word, then name the new part of speech. Clarification: carelessly nationalize ownership and says. Clarify, verb plus ication equals noun. Care, noun, verb plus less, adjective plus lie equals adverb. Nation, noun plus al, adjective plus eyes equals verb. Owner, noun plus ship equals noun. In English, word formation is the process of creating new words or changing the grammatical category of existing ones. Since you are an MCA graduate and a current law student, mastering these techniques will help you understand complex technical and legal jargon more easily. Here are the primary techniques used in English word formation. 1. Affixation, prefixes and suffixes. This is the most common method, where you add a morpheme to a root word. Prefixes, added to the front to change meaning, e.g., misconduct, unconstitutional. Suffixes, added to the end to change the part of speech, e.g., negligence, justify. 2. Compounding. Compounding happens when two or more independent words are joined together to form a new word with a single meaning. Closed form, e.g., keyboard, notebook, casebook. Hyphenated form, e.g., brother-in-law, software-driven. Open form, e.g., high school, real estate. 3. Conversion, zero derivation. This occurs when a word changes its grammatical category, like from a noun to a verb, without any change to its spelling or the addition of suffixes. Noun to verb: the file, noun, is ready, vs, please file, verb, the lawsuit. Verb to noun: I like to run, verb, vs, I went for a run, noun. 4. Blending. Blending involves taking parts of two different words and merging them to create a new one. The new word usually carries meanings from both original words. Brunch, breakfast plus lunch. Smog, smoke plus fog. Cybernetic, cyber plus genetic. Motel, motor plus hotel. 5. Clipping. Clipping is the process of shortening a longer word without changing its meaning or part of speech. Back clipping: exam, examination, memo, memorandum, lab, laboratory. Fore clipping: phone, telephone, plane, aeroplane. Middle clipping: flu, influenza. 6. Back formation. This is the reverse of affixation. A new word is created by removing a supposed affix from an existing word. Editor, noun, right pointing arrow edit, verb. Television, noun, right pointing arrow televise, verb. Burglary, noun, right pointing arrow burgle, verb. 7. Acronyms and initialisms. These are formed using the first letters of a phrase. Acronyms, pronounced as a word, e.g., NASA, laser, UNESCO. Initialisms, each letter is pronounced separately, e.g., LLB, MCA, BPSC, HTML. 8. Borrowing, loanwords. English is famous for borrowing words from other languages. Latin, ad hoc, alibi, affidavit, common in law. French, café, bouquet, entrepreneur. Sanskrit, Hindi, guru, yoga, karma. Practice exercise. Can you identify which technique was used to form these words? Software blog, hint, web plus log. App, application. Enforcences, compounding, soft plus where. Blending, clipping, affixation, prefix, n, plus force. Here is a comprehensive final summary of the English grammar and vocabulary modules we have covered. The core pillars of grammar. 1. Auxiliaries and modals. Primary auxiliaries: be, do, have, used to form tenses and questions. Modals: can, could, may,
might, must, shall, should, will, would. They express mood, necessity, and possibility. Legal tip: shall usually denotes a mandatory requirement, while may denotes a discretionary power. 2. Voice in narration. Active passive voice. Passive voice, object plus be plus v3, is crucial in legal writing where the action or the law is more important than the subject. Direct, indirect speech, essential for reporting witness testimonies or court proceedings. Remember the Sun rule, subject object no change, for pronouns and back-shifting tenses. 3. Non-finite verbs. Infinitive to plus v1 acts as a noun, adjective, or adverb. Gerund v1 plus ing, a verbal noun, e.g., smoking is prohibited. Participle acts as a verbal adjective. Present, ongoing. Past, completed. Perfect, one action after another. 4. Conditionals. 0. Universal truths, if you heat ice, it melts. First, real possibilities, if you study, you will pass. Second, hypothetical, imaginary, if I were you, I would sue. Third, past regrets, if I had known, I would have acted. 2. Sentence refinement. 5. Determiners and articles. Articles, a, and indefinite, vs. The, definite. Quantifiers, much, little, uncountable, vs. Many, few, countable. Demonstratives, this, that, these, those. 6. Question tags and punctuation. Question tags, short questions at the end of sentences, you are a lawyer, aren't you? Punctuation, the roadmap of writing. Commas separate ideas, semicolons connect related independent clauses, and colons introduce lists or explanations. 3. Vocabulary and word building. 7. Synonyms and antonyms. Synonyms, words with similar meanings. Use them to avoid repetition. Antonyms, words with opposite meanings. Understand contextual antonyms, e.g., soft can mean the opposite of hard aloud. 8. One-word substitution and idioms. One word replaces a phrase with a single word, e.g., omniscient, affidavit, acquit. Idioms, figurative expressions, e.g., beat around the bush, burn the midnight oil. 9. Word formation, prefixes and suffixes. Prefixes, change meaning, e.g., unconstitutional, misconduct. Suffixes, change the part of speech, e.g., legal, just ify. Techniques, blending, brunch, clipping, exam, and compounding, casebook. IV. Advanced concepts. Inversion, putting the verb before the subject for emphasis, never have I seen. Subjunctive mood, for unreal conditions, if I were. Parallelism, keeping sentence structures balanced, I like reading, writing, and debating. This summary encapsulates the structural and linguistic tools you need to excel in both your education tech content creation and your legal career. Thank you. See you in next video.